जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बीबीयू सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 16 सोशियोलॉजी का महासंग्राम वीडियो। ठीक है, बस आपको यहाँ पर केवल और केवल जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, वो केवल 6 क्वेश्चन बताऊंगा और यही 6 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना और इसी के अंदर से आपका एग्जाम में भिड़ेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं। टोटल 4 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, और यहीं से मैंने सिलेबस को भी देखा है, जो आपका बुक में क्वेश्चन है उसको भी मैंने देखा, और इस बार क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी मैंने देखा है। सब चीज़ को एनालिसिस करके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महासंग्राम वीडियो दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 है, 4 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। केवल 6 पढ़ के जाना। अगर थोड़ा बहुत आपको समय बचता है तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना है और बस इतना क्वेश्चन करके आपको चले जाना है। हम सभी का आंसर बताएंगे, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पाँचवा का एंड छठा का। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं पहला क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा वो बिल्कुल मैंने नया वीडियो है। क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा वाला ये मैंने 3 साल पहले का जो क्वेश्चन आंसर करवाया था वही आंसर मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है दोस्तों, लेकिन उसमें मैंने चिल्ला चिल्ला करके बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी सबका ये चौथा पाँचवा ये सब इधर जो भी आपको दिख रहा है सब मैं आपको नया तरीका से मैं आंसर बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम एक का करके क्वेश्चन विद आंसर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसके विषय वस्तु का विस्तृत विवेचन करें। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। अगर ये टोटल आपको 11 पॉइंट याद हो जाता है, ठीक है, अगर ये 11 पॉइंट याद हो जाता है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आपके हाथ में होगा। इसी के साथ में आपको समझाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रिक कोई भी यूज कर रखे हैं, इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दोस्तों, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ना वो है राजनीतिक समाजशास्त्र के प्रकृति और इसके क्षेत्र का वर्णन करना है। अगर दे देगा राजनीतिक समाजशास्त्र क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें या तो इनकी विशेषताओं और प्राकृतिक क्षेत्र का वर्णन करें। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है राजनीतिक समाजशास्त्र से तो आपको ऐसा ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ। और देखो, आपको इसका राजनीतिक समाजशास्त्र के प्राकृतिक और क्षेत्र लिखने के लिए केवल और केवल 11 पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये टोटल 11 पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, ये 11 पॉइंट ही आपको याद रखना है और इसी से आपका कंप्लीट वेस्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, ये ट्रिक को समझते हैं थोड़ा सा, क्या है राजनीतिक समाजशास्त्र। देखो, राजनीतिक समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो चीज़ों का क्या करता है, जांच पड़ताल करता है, चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, अध्ययन करने का प्रयास करता है। किसके बारे में जानने का प्रयास करता है, समझ आओ कि ये जो राजनीतिक समाजशास्त्र है ना वो एक आदमी है। ठीक है, क्या ये एक आदमी है और ये वैज्ञानिक है। विज्ञान मतलब वही एक वैज्ञानिक है जो चीज़ों को जांच पड़ताल करने का प्रयास करते हैं। अब किसके जांच पड़ताल करते हैं भाई, तो देखो, राजनीति मतलब राजनीति होगी और समाजशास्त्र मतलब ये समाज होता है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीति को भी देखा जाता है और समाज को भी देखा जाता है, दोनों को। अगर सिर्फ रहता राजनीति मतलब ये राजनीति को देखते हैं, अगर सिर्फ रहता समाजशास्त्र मतलब समाज को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो है राजनीतिक समाजशास्त्र। तो राजनीतिक समाजशास्त्र जो होता है वो राजनीति को भी और समाज दोनों को देखती है। और इसमें करती क्या ये, तो राजनीतिक और जो समाज के बीच के जो संबंध है ना उसको समझने का प्रयास करती है राजनीतिक समाजशास्त्र। हम आपको पहले ही बोले, आप ये समझिए कि राजनीतिक समाजशास्त्र कोई व्यक्ति है जो राजनीतिक और समाज के बीच में क्या संबंध है ना इसको समझने का प्रयास करता है ये व्यक्ति। तो बस ऐसा ही इसमें भी होता है कि राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीति और समाज के जो संबंध है ना इसको समझने का प्रयास करती है। चलो एक उदाहरण लेकर के हम समझते हैं। जैसा मान लो कि चलो चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो एक तरफ चुनाव हो रहा है और एक तरफ समाज के लोग हैं और यही समाज के लोग जाएंगे और चुनाव में वोट करेंगे। ठीक है, तो जब वोट करेंगे तो या तो क्या होंगे कि समाज के लोग उसी नेता को ज़्यादा मतदान करेंगे, जो इसके पक्ष में जो इसके लिए काम किए होंगे उसी नेता को वोट देंगे। ठीक है, और जो काम नहीं किए होंगे वो नेता को ये वोट नहीं देंगे। तो एक नेता जीतेंगे और एक नेता हारेंगे। ठीक है, ये तो निश्चित सी बात है। तो यहाँ पर राजनीतिक समाजशास्त्र आएंगे और राजनीतिक समाजशास्त्र ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों इस समाज के लोग में से कुछ लोग इस नेता को वोट करते हैं और क्यों समाज के कुछ दूसरे लोग दूसरे नेता को वोट करते हैं। तो ये जो जानने का प्रयास करते हैं ना, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं ना, उसी को कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र। तो इधर जो ये चुनाव है ये हमारा राजनीतिक प्रक्रिया है और ये जो लोग आते हैं जो वोटिंग करने के लिए वो समाज से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर समाज का भी और जो चुनाव है यानी राजनीति का भी, दोनों का क्या हो गया, अध्ययन हो गया। किसके द्वारा, राजनीतिक समाजशास्त्र के द्वारा। ये क्या आकर के यहाँ पर जांच पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोग वोट इसको ही क्यों दिए, इसको क्यों नहीं दिए, क्या कारण है। क्या ये नेता जनता के लिए कुछ किए थे, क्या जो नेता हार गए वो जनता के लिए कुछ नहीं किए थे।
और क्या जनता सही कदम उठा रही है, गलत कदम उठा रही है, क्या इससे हमारा देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और लोगों के अंदर कितना जागरूकता है, लोग कितना चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तभी तो ये अच्छे नेता को चुने होंगे, या तो फिर पैसों पर बिक करके चुनाव दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का जो जांच पड़ताल करने का काम करता है ना, उसी को कहते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र, ठीक है। आपको टोटल 11 पॉइंट पर ही ध्यान देना है। जो टोटल आपको 11 पॉइंट दिख रहा है, अभी तो हम नीचे एक एक करके एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, तो राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति और इसके क्षेत्र का वर्णन करें। तो सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग परिचय देते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या देंगे, परिचय। तो देखो, राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक और समाज के बीच गहरे संबंधों को समझने वाला विज्ञान है ना। राजनीतिक समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो राजनीतिक और समाज के बीच में क्या गहरा संबंध है ना, इसको जानने का प्रयास करती है। जो ये जानने की कोशिश करता है कि राजनीतिक समाज में कैसे काम करती है ना। ये क्या जानने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक समाज में कैसे काम करती है ना। चलो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये राजनीतिक समाजशास्त्र है ना, तो ये जानने का प्रयास करती है कि राजनीतिक जो है ना, ये राजनीति जो है ना वो समाज में कैसे करती है काम, और समाज जो है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या हुआ, समाज के लोग गए और यहाँ पर वोटिंग किए, तो यानी जो समाज है वो किस पर प्रभाव पड़ा, इसका राजनीति पर। और जब ये जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है, तो ये अच्छे काम करेंगे तो बुरे काम करेंगे, तो फिर इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, समाज पर। तो राजनीतिक समाजशास्त्र में क्या होता है पता है, समाज का प्रभाव पड़ता है राजनीतिक पर, और राजनीति का प्रभाव पड़ता है समाज पर, एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र क्या जानने का प्रयास करती है कि राजनीतिक जो है ना वो समाज में कैसे काम करती है, और समाज राजनीति को कैसे, राजनीति में कैसे काम करती है, तो प्रभावित करती है। प्रभावित करना या काम करना एक ही है, ठीक है। यानी राजनीतिक समाज में कैसे काम करती है और समाज राजनीति में कैसे काम करती है, ये जानने का प्रयास करता है राजनीतिक शास्त्र। आगे देखो, राजनीतिक और समाज के बीच गहरे जटिल संबंधों की पड़ताल करता है ना। यानी जो राजनीतिक समाजशास्त्र हम जब भी पढ़ाएंगे, आपको ध्यान रखना, राजनीतिक समाजशास्त्र समझ लेना कि एक व्यक्ति है जो राजनीति को और समाज के बीच जो गहरा संबंध है, जटिल है, कठिनाई है, ठीक है, उसको जांच पड़ताल करने का प्रयास करती है कि कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कि कैसे राजनीतिक समाज को और समाज राजनीति को प्रभावित करते हैं। आगे देखो, यह अध्ययन करता है, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र यह अध्ययन करता है, जांच पड़ताल करता है कि समाज में शक्ति कैसे वितरित होती है, कि समाज में शक्तियों का बंटवारा कैसे हो रहा है, किस लोगों के पास ज़्यादा शक्ति है, ठीक है, और वो उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, और इनमें से कौन सा समूह शामिल है, ये भी जांच पड़ताल करने का प्रयास करते हैं कि समाज में कौन लोग के पास ज़्यादा शक्ति है और वो शक्ति का प्रयोग वो किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि दो जाति के लोग एक समाज में है, ठीक है, एक जाति के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा तो इसके पास ज़्यादा शक्ति है, और एक जाति की संख्या बहुत ज़्यादा कम है शक्ति इसके पास, तो ये थोड़ा सा इसके पास शक्ति कम है क्योंकि इसका जनसंख्या कम है। तो ये किसको वोटिंग कर रहे हैं और ये किसको वोटिंग कर रहे हैं, ये भी जांच पड़ताल करने का प्रयास करती है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। आगे देखो, यह जांचता है कि समाज के जो वर्ग है ना, जाति, धर्म और संस्कृति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। यानी समाज के जो वर्ग के लोग हैं, जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग सांस्कृतिक के लोग हैं, वो राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। ये जो अलग अलग वर्ग, जाति, धर्म, समाज, संस्कृति के जो लोग हैं ना, ये हमारा आ गया समाज में। तो ये समाज के जो लोग हैं वो राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। आखिर कैसे जाएंगे वोटिंग करने के लिए और अपना वो किस नेता को वोट करेंगे, तो लगभग जो जाति धर्म के लोग होते हैं वो अपने को वोट देने का प्रयास करते हैं। तो वही राजनीतिक समाजशास्त्र आएंगे और जांच करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस धर्म के लोग किस पार्टी को वोट दिए, और अगर दिए तो क्या कारण था इसका, क्या ये धर्म को देख करके दिए या अपने काम को देख करके दिए। तो इस प्रकार से इसका जांच पड़ताल यही होता है कि जो समाज के लोग हैं वो राजनीति को कैसे प्रभावित किए, क्या अपना जाति धर्म को देकर के वोट दिए हैं, कि कामों को देकर के दिए हैं, कि अच्छे नेता को देकर के दिए हैं, कि पैसों पर बिक गए हैं, है ना। यानी राजनीति को कैसे वो प्रभावित किया, यानी चुनाव में गए और वोट कैसे दिए, वो वोट किस प्रकार से दिए वो। उदाहरण के लिए समझिए, उदाहरण के लिए बेस्ट एग्जांपल है, और ये सब आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। एक गांव में चुनाव होने वाला है। गांव के लोग अलग अलग जाति धर्म और सामाजिक वर्ग से, मतलब समाज में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। गाँव के लोग अपने अपने हितों के आधार पर अलग अलग नेताओं को वोट देते हैं। यानी कि नेता के, यानी कि जो जनता लोग हैं ना वो अपने हित के अनुसार, मतलब जो नेता जनता के लिए काम किए होंगे तो उसी को ना वोट देंगे। तो लोग क्या करेंगे, अपने अपने अनुसार से नेताओं को वोट करेंगे, यानी वोटिंग करेंगे। उदाहरण के लिए एक जाति का समूह किसी खास उम्मीदवार का समर्थन करता है, मतलब एक ऐसे जाति का लोग है जो अपने एक कोई खास उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वह उनके मुद्दे की बात करता है, क्योंकि वो नेता उनके मुद्दों की बात करता है, तो इसीलिए वो उसको वोटिंग करना चाहते हैं। वहीं दूसरे जाति के लोग किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे यहाँ पर
जनता लोग हैं जो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता के हित में रह करके काम किया है, तो जनता लोग उसको वोटिंग करेंगे। और एक ऐसे हैं जो कुछ लोग दूसरे उम्मीदवारों को वोटिंग करेंगे। अब देखो राजनीतिक समाजशास्त्र यहाँ पर क्या समझने का प्रयास करेगी, तो राजनीतिक समाजशास्त्र यह समझने का प्रयास करेगी क्यों लोग अपने जाति धर्म के हिसाब से राजनीतिक फैसले लेते हैं, कि आखिर क्या ऐसा बात है जो जाति धर्म को देख करके लोग अपने उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। ये जानने का प्रयास करिए कि आखिर क्यों, और राजनीति को वो कैसे प्रभावित कर रही है ना, यानी कि क्यों इस नेता को वोटिंग दिए और ये समाज के चुनाव और राजनीति को कैसे वो प्रभावित कर रहे हैं, है ना। प्रभावित मतलब असर पड़ रहा है ना उस पर उसको। चलो, यह विषय यह भी बताता है कि राजनीतिक सिर्फ सरकार या नेताओं तक सीमित नहीं है बल्कि हर समाज का हिस्सा है। देखो राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक समाजशास्त्र से ये भी पता चलता है कि ये सिर्फ राजनीतिक या तो फिर नेताओं का सीमित अध्ययन नहीं करता है। ये सिर्फ राजनीतिक जो है ना, ये समाजशास्त्र जो है, राजनीतिक समाजशास्त्र है, ये सिर्फ सरकार का या तो नेताओं का ही अध्ययन नहीं करता बल्कि समाजों का भी अध्ययन करता है। ठीक है, कि समाज के वर्ग के लोग क्या ऐसा कारण था कि किसी उम्मीदवार को चयन किए। आगे देखते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति या तो फिर इसका क्षेत्र, बोलो बात एक ही पड़ता है। ठीक है, राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति एवं इसके क्षेत्र, ये दोनों आपको हेडिंग एक ही साथ बनाना है। तो इसके निम्नलिखित प्रकृति एवं क्षेत्र है इस प्रकार है। देखो, लोगों के मतदान का अध्ययन, राजनीतिक और समाज का मिश्रण, समाज और राजनीति के बीच अंतःक्रिया, शक्ति का अध्ययन, सामाजिक संघर्षों का अध्ययन, वास्तविक अध्ययन करना, स्वतंत्र सामाजिक अध्ययन करना, नीति का निर्माण का अध्ययन करना, राज्य और सरकार का अध्ययन करना, जाति धर्म और राजनीति का अध्ययन करना, लिंग और राजनीति का अध्ययन करना। देखते हैं ये क्या है। देखो, पहला है लोगों के मतदान का अध्ययन करना। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या था, लोगों के मतदान का अध्ययन करना। तो देखते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करती है, पता है, लोगों के मतदान का अध्ययन करते हैं कि लोगों ने इसी नेता को मतदान क्यों किए, है ना। इसमें विभिन्न समुदाय और देशों में लोगों के मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि अलग अलग समुदाय में या तो फिर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग देशों में लोग, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है पता है, कि लोगों के मतदान का अध्ययन किया जाता है। तो सीधा सीधा ये समझिए कि राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करती है, मतदान के व्यवहार का अध्ययन करती है। मतदान का व्यवहार का मतलब हो गया कि मतदान किस में ज़्यादा गया, किस में कम गया, है ना, इसका अध्ययन करती है। और यह समझने के लिए लोग, और ये मतलब कि यह समझने के लिए कि लोग किन कारणों से राजनीतिक दल या नेता को वोट देते हैं, मतलब ये समझने का प्रयास करते हैं किसका, मतदान के व्यवहार को, कि ये क्या कारण रहा जो ये राजनीतिक दल या तो फिर नेता को किस कारण से किसको वोट दिए, आखिर कारण क्या था जो इसको वोट दिए। ठीक है, दूसरा राजनीतिक जो है ना वो समाज का मिश्रण है, यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वो राजनीतिक और समाज का मिश्रण है, क्योंकि राजनीतिक समाजशास्त्र में दोनों मुद्दा आता है, राजनीतिक भी और समाज भी। तो ये दोनों का मिश्रण है, मिश्रण मतलब मिलावट। तो राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीतिक दोनों का मिश्रण है। यह राजनीति को केवल सरकार तक सीमित नहीं रखता, मतलब राजनीति को केवल सरकार तक सीमित नहीं रखता कि ये मतलब सरकार का ही सिर्फ जांच पड़ताल करेगी, बल्कि इसमें समाज के अलग अलग जो जाति धर्म के लोग हैं ना उनकी भी उसके साथ जोड़ करके देखा जाता है। मतलब राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वो राजनीति और समाज का क्या है, मिश्रण है, मतलब इनको जोड़ करके रखती है। ठीक है, और जोड़ करके रखने के साथ ही ये सरकार तक ही सीमित नहीं रहती है कि सिर्फ सरकार के मुद्दों को उठाती है, सरकार के मुद्दों को ही जांच पड़ताल करती है, उसी के मुद्दों का अध्ययन करती है, नहीं, ये क्या करती है, समाज के जो अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं ना उनके साथ भी जोड़ करके देखती है, यानी सरकार को अलग अलग जाति धर्म के लोग जो रहते हैं ना समाज में उसके साथ जोड़ करके देखते हैं। कुल मिलाकर के राजनीति को समाज के साथ जोड़ करके क्या करते हैं, देखा जाता है। आगे समाज और राजनीति के बीच अंतःक्रिया। देखो समाज और राजनीति, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक समाजशास्त्र, इसमें दोनों चीज़ आता है, राजनीतिक भी और समाज भी, दोनों। तो ये दोनों के बीच में क्या अंतःक्रिया है, अंदर का जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह विषय समाज और राजनीति के बीच के रिश्तों का अध्ययन करता है कि समाज और राजनीति के बीच क्या अध्ययन है। समाज मतलब जो उसमें रहने वाले अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं वो, और वो जैसे मान लो कि कोई वोटिंग कर रहे हैं तो हो गया राजनीतिक। तो ये दोनों के बीच में क्या इनका संबंध है कि किस कारण से इस नेता को वोटिंग कर रहे हैं, किस कारण से उस नेता को वोटिंग कर रहे हैं, क्या संबंध है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं और यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे समाज जो है ना, समाज के जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक राजनीतिक पर असर डालते हैं, यानी ये भी जांच पड़ताल करने का प्रयास करते हैं कि समाज, अगर ये राजनीतिक अगर आप नहीं लिख पाओगे तो छोड़ दो, इसमें ये भी समझने के प्रयास किया जाता है कि कैसे जो समाज के लोग हैं वो राजनीतिक पर असर डालते हैं और राजनीतिक समाज को प्रभावित करते हैं। मतलब इसमें ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीति किस प्रकार से समाज को प्रभावित करती है और समाज किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है।
चौथा है शक्ति का अध्ययन। देखो इसमें शक्तियों का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र शक्ति और सत्ता, शक्ति और सत्ता एक ही है ना। सत्ता मतलब जो व्यक्ति के पास पावर होता है, तो शक्ति आप सिर्फ लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र शक्ति के वितरण, उनके कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करती है कि किस व्यक्ति के पास शक्ति कितना ज़्यादा वितरण किया गया, बांटा गया है, वो क्या कारण है इसके पास ज़्यादा शक्ति है, और उसके प्रभावों का विश्लेषण कि वो शक्ति का प्रयोग कहाँ कर रही है, यह भी देखा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या देखा जाता है कि समाज में किसके पास ज़्यादा शक्ति है और वह शक्ति समाज और राजनीतिक में कैसे काम करती है। मतलब समाज में किस वर्ग के पास ज़्यादा शक्ति है और उस अपना शक्ति को समाज में और राजनीति में कैसे काम कर रही है। ठीक है, यानी मान लो कि एक समाज है, ठीक है, इसमें एक ताकतवर व्यक्ति है, और ये ताकतवर व्यक्ति अपना समाज में किस प्रकार से काम कर रही है, या तो फिर ये ताकतवर व्यक्ति चुनाव में किस प्रकार से भाग ले रहे हैं, क्या अपने दम पर या पैसों के बल पर कुछ गलत कर रहे हैं, या तो वोटिंग कर रहे हैं, या तो नेता इसको पैसा दिया है। मतलब ये व्यक्ति जो है वो समाज में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे और राजनीतिक में कैसे प्रभाव डालेंगे। एक शक्तिशाली व्यक्ति है, और देखा जाता है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति वो किस प्रकार से समाज में या तो फिर राजनीतिक में वो प्रभाव करते हैं, ये भी अध्ययन करती है राजनीतिक समाजशास्त्र। यह शक्ति का अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब ये क्या करती है पता है, शक्ति की अवधारणा, यानी किसके पास ज़्यादा शक्ति है, कम शक्ति है, वो और उस शक्ति का प्रयोग किस हिसाब से कर रहे हैं उस पर भी ये ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका भी जांच पड़ताल करते हैं। यह मानते हुए कि शक्ति केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों में भी मौजूद है। यानी राजनीतिक समाजशास्त्र का कहना है कि ये जो शक्ति है ना सिर्फ राज्य तक ही सीमित नहीं है, यानी सिर्फ देश के पास ही शक्ति नहीं है, राज्यों यानी राज्य के जो सरकार है ना, नेता, सिर्फ उसके पास ही शक्ति नहीं है बल्कि अलग अलग जाति धर्म के लोगों के पास भी शक्ति है, तभी तो वो अपने दिमाग के आधार पर नेताओं का चयन करते हैं। इनका कहना ये है कि शक्ति सिर्फ नेताओं के पास नहीं, समाज के अलग अलग जाति धर्म के लोगों के पास भी शक्ति है कि वो जिस नेता को चाहे उस नेता को चुन सकते हैं। ये भी तो एक शक्ति है ना, तो वो शक्ति का प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, ये भी राजनीतिक समाजशास्त्र जानने का प्रयास करते हैं। पांचवा, सामाजिक संघर्षों का अध्ययन, यानी समाज में अगर कोई संघर्ष हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसको भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्यों लड़ाई हो रहा है। ठीक है, यानी यह विषय समाज में होने वाले राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों, यानी जो समाज में राजनीतिक और समाज संघर्ष होते हैं, तनाव होते हैं, बदलाव होते हैं, इसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे सामाजिक वर्ग का संघर्ष, वर्ग से संबंधित संघर्ष, जातीय से संबंधित संघर्ष, धर्म से संबंधित संघर्ष, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। वास्तविक अध्ययन, अब देखो राजनीतिक समाजशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये एक आदमी के जैसा अध्ययन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो ये वास्तविक अध्ययन करते हैं, सिर्फ ये विचार नहीं करते हैं कि हाँ समाज के लोग ऐसे होते हैं और पैसे लेते हैं तब उस नेता को वोट देते हैं, या तो फिर इनके लिए अच्छा काम किए होंगे तभी इस नेता को वोटिंग किए होंगे। तो ये सिर्फ विचार नहीं करते हैं बल्कि सही रूप में जांच पड़ताल भी आकर के करते हैं, सामने आंखों के सामने मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक अध्ययन करना, सच में अध्ययन करना। तो राजनीतिक समाजशास्त्र ना केवल विचारों का अध्ययन करती है बल्कि वास्तविक रूप से समाज और राजनीति के मुद्दों का अध्ययन करती है। जैसे चुनावी मुद्दा हो गया, ये तो राजनीतिक से भी जुड़ा हुआ है, समाज से भी जुड़ा हुआ है। राजनीतिक आंदोलन हो गया, तो आंदोलन जो होगा सरकार पर प्रभाव पड़ेगा तो राजनीतिक हो गया, और इसमें शामिल लोग जो है वो समाज से हैं, तो राजनीतिक और समाज इसमें दोनों मिला हुआ है। तो इस मुद्दों पर ये सिर्फ बहस नहीं करेंगे बल्कि यहाँ आकर के जांच पड़ताल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि चुनाव में इस नेता को वोटिंग कर रहे हैं आप, या तो आप उस नेता को वोटिंग कर रहे हैं, या तो क्या कारण है जिसकी वजह से आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ कमी है राजनीति की ओर से या नहीं। ठीक है, तो इसका वास्तविक अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान। अब देखो ये जो हमारा अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करती है, अध्ययन करती है, जांच पड़ताल करती है, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करती है, इसके ऊपर किसी का पाबंदी नहीं है। ठीक है, ये किसी से डरती नहीं है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान है, ये एक विज्ञान है जो समाज राजनीति का अध्ययन करता है और बिल्कुल स्वतंत्र आज़ाद है, जो समाज और राजनीति के बीच जटिल संबंधों का विश्लेषण अध्ययन करती है कि इन दोनों के बीच क्या जटिल संबंध है, क्या इनके बीच गहराई संबंध है, उनके बीच अध्ययन करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होती है। नीति निर्माण, ये नीति निर्माण में भी सहयोग होती है। ठीक है, यह समझने का प्रयास करती है कि राजनीतिक सत्ता और विभिन्न सामाजिक हित समूह नीतियों को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि नीति निर्माण, देखो जो भी नीति निर्माण है वो राजनीतिक सत्ता मतलब ये नेता और विभिन्न सामाजिक हित के समूह के लोग यानी कि जनता लोग नीति को कैसे प्रभावित करते हैं। कोई भी नीति को, क्या कोई भी अगर नीति है तो नेता उसके प्रति किस प्रकार से काम कर रही है और जनता उसके प्रति किस प्रकार से काम कर रही है, इसके बीच के संबंध को भी ये अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है राज्य और सरकार। सरकार मतलब इस नेता, और राज्य का मतलब हो गया आपका
हमारा देश से, ठीक है। तो इसके बीच भी ये क्या करती है, अध्ययन करता है, यानी कि राज्य और सरकार की संरचना, कार्य और भूमिका का भी अध्ययन करती है कि हम ये किस, इनकी संरचना बनावट कैसी है, कार्य क्या, ये क्या अपना भूमिका अदा कर रहे हैं, ठीक है। ये भी जांच पड़ताल करने का प्रयास करती है, यानी राज्य और सरकार का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जाति धर्म और राजनीति, यानी जाति धर्म मतलब क्या, समाज से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उसी को जाति धर्म कहा गया। और राजनीतिक, इसका भी अध्ययन करते हैं। तो जाति और धर्म की राजनीतिक भूमिका का अध्ययन करते हैं कि जाति और धर्म जो है वो राजनीतिक में किस प्रकार से भूमिका अदा करते हैं, उसका भी अध्ययन किया जाता है। और इनके राजनीतिक में भागीदारी और प्रभाव का विश्लेषण, कि ये जो जाति धर्म का लोग हैं वो राजनीतिक में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और राजनीतिक इन जाति धर्मों पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, उल्टा भी, ठीक है। नेक्स्ट है लिंग और राजनीतिक। लिंग मतलब ये महिलाओं से संबंधित, पुरुषों से संबंधित, ठीक है। तो लिंग की राजनीतिक भूमिका का अध्ययन है कि लिंगों की, यानी कि अलग अलग पुरुषों का, स्त्रियों का राजनीतिक में किस प्रकार से भूमिका है। जैसे कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, कि महिलाओं ने कितना राजनीतिक में भाग ले रहे हैं, क्या उनको कठिनाइयाँ हो रहा है राजनीतिक में आने से। मान लो कि कोई मुखिया बनना चाह रहे हैं तो महिला राजनीतिक में भाग ले लिए, अब वो क्या उसके प्रति कठिनाई हो रहा है, वो कैसे अपना भागीदारी निभा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ का भी विश्लेषण किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र के महत्व को देखते हैं तो यह समाज में सत्ता यानी कि शक्ति के वितरण को समझने में मदद करता है कि किस व्यक्ति के पास कितना शक्ति मिला हुआ है, वो शक्ति को राजनीतिक में किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और सरकार के बीच खाई को भरता है, यानी जो समाज और सरकार के बीच में जो भी कुछ गड़बड़ी होता है ना, उसको भरने का काम करता है, जिससे दोनों के बीच बेहतर संबंध हमेशा और तालमेल बना रहता है। यह नागरिकों और उनके अधिकारों और कर्तव्य को समझने में मदद करता है। जो हम नागरिक का एक अधिकार मिला हुआ है, उनको कर्तव्य मिला हुआ है, वो भी समझने का प्रयास करते हैं कि सच में जनता को ये चीज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या इसीलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनको सारा अधिकार नहीं मिल रहा था इसलिए दूसरे नेता को वोटिंग कर रहे हैं, ये सभी जानने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्या है, यह राजनीति को केवल सरकार या नेता तक सीमित नहीं रखता है। मतलब जो राजनीतिक समाजशास्त्र है वो सिर्फ सरकारों का या तो नेताओं का अध्ययन नहीं करती, बल्कि समाज तक भी ये पहुँचती है। नेक्स्ट, राजनीतिक समाजशास्त्र सामाजिक संघर्ष, सत्ता संघर्ष और राजनीतिक आंदोलन का भी विश्लेषण करते हैं कि क्यों समाज में संघर्ष हो गया, क्यों सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है ना, चुनाव के लिए क्यों संघर्ष हो रहा है, साथ ही साथ राजनीतिक में आंदोलन, यानी जो राजनीतिक आंदोलन वो क्यों हो रहा है, ये सब का भी अध्ययन करती है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे हमारा देश क्या होता है, मजबूत होता है जांच पड़ताल करने से। राजनीतिक समाजशास्त्र का जो विषय है, क्षेत्र है ना, वो बहुत ही व्यापक है, बड़ा है। इसमें विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, कि अलग अलग मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। यह विषय समाज और राजनीति के बीच संबंधों को भी समझने में मदद करता है, यानी समाज और राजनीति के बीच के जो संबंध है ना, उसको भी राजनीतिक समाजशास्त्र क्या करती है, अध्ययन करने में मदद करती है। क्या ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों विशेषताओं का वर्णन करें। राजनीतिक संस्कृति क्या है, जो हम अपना संस्कृति को राजनीतिक से जोड़ते हैं, ठीक है, जो हम अपने राजनीतिक से जोड़ते हैं, हम अपने विश्वास रखते हैं राजनीतिक में। अब यहाँ पे ये भी होता है, जैसे देखिए हम लोग का चुनाव वगैरह होता है, तो हम लोग का ये अधिकार है, हमारा ये संस्कृति है कि हम लोग क्या करेंगे, चुनाव देंगे, जिसका 18 साल से प्लस है वो हमारा चुनाव देंगे। और हम लोग क्या करते हैं, राजनीतिक में विश्वास भी करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग विश्वास करते हैं, बचपन से विश्वास करते हुए आ रहे हैं कि हम सरकार को चुनते हैं, हम सभी को एक वोट देने का अधिकार है, हम उसी सरकार को चुनेंगे जो हमारे लिए अच्छा करेगा। तो ये सब हमारा क्या है, संस्कृति है, कि इसका राजनीति का संस्कृति जो हम लोग बचपन से चलाते हुए आ रहे हैं। अगर आज हमारा सरकार जी ये कहेगा कि आप लोग को वोट नहीं देना जिसका 30 साल से प्लस है, तो हम लोग विरोध कर देंगे कि इसने राजनीतिक संस्कृति को खराब किया। क्योंकि बचपन से राजनीतिक संस्कृति ये था कि 18 साल से प्लस वाले को सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन इसने राजनीतिक संस्कृति को खराब किया। तो हम अपने संस्कृति को, अच्छा आज आप ये बताइए, अगर कोई ये कहेगा नहीं भूत नहीं होता, भगवान को पूजा नहीं करना चाहिए, तो आप लोग क्या इसे सही मानोगे, नहीं मानोगे कि नहीं हमारे पूर्वज लोग पूजा करते हुए आए हैं तो आज भी हम लोग पूजा करेंगे। ऐसे ही 18 साल से प्लस वाले वोट देते आए हैं तो आज भी हम देंगे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा है, फिर इसका निर्माणकारी तत्वों का विवेचना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा को देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि संस्कृति है क्या। तो मैंने जितना कुछ बताया, अगर आप उस लैंग्वेज को समझ पाएँ तो उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं तो अगर ये थोड़ा बहुत, अगर आपको ये डिफिकल्ट पॉइंट लगता है जो मैंने लिखा है, तो आप लोग जो मैंने मेरे द्वारा समझे हैं उस पॉइंट को आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए संस्कृति से लोगों के मूल्य, विश्वास, आस्थाएं, रीति रिवाज, परंपराओं तथा विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा प्रतीक है कि हिंदू धर्म इस चीज़ों को बाल छोटे रखेंगे। ठीक है, मुस्लिम लोगों को थोड़ा सा दाढ़ी लंबे रखते हैं, सबका रीति रिवाज अलग अलग है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रतीक, ये मेरा प्रतीक है, चिन्ह है।
ठीक है, और विश्वास प्रकट होती है। मतलब ये सब चीज़ों से रीति रिवाज परंपराओं आदि ये सब चीज़ों का क्या होता है, प्रतीकों का विश्वास प्रकट होता है। सभी का अलग अलग प्रतीक होता है ना। हम लोग का एक अलग झंडा होता है, दूसरा जाति का जो दूसरा धर्म के है उसका अलग होते हैं, ठीक है ना। तो वो सबका अलग है, ठीक है। तो आप लोग ये जो भी लोग देख रहे होंगे, चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो, सब अपना भाई हैं, ठीक है ना। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम लोग हिंदुस्तान जो है हमारा दोनों पक्ष में है, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एक भाईचारा का देश है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझें, ना कि आप लोग जाति धर्म पर चले जाएं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है राजनीतिक संस्कृति। अभी मैंने संस्कृति देख ली, जो अपने मेरा रीति रिवाज है उसी को तो मैंने संस्कृति कहते हैं, जो हमारा पूर्वज से चलते हुए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति क्या है कि जिस प्रकार समाज अपने रीति रिवाजों परंपराओं प्रथा आदि से सामाजिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। देखो हमारा समाज का संस्कृति क्या है, जिस प्रकार से समाज क्या करता है, अपना रीति रिवाज को परंपराओं को जो हमारा पूर्वज से चलते हुए आ रहा है उसको अपनाता है, तो हमारा सामाजिक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार राजनीति क्या करता है, लोगों के रुख विश्वास प्रतिक्रिया चाह आस तथा राजनीतिक व्यवहारों से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। देखिए राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, जैसे हम लोग कहेंगे नहीं एक नियम होना चाहिए, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, 18 साल से प्लस वाले का वोट देने का अधिकार होना चाहिए, गरीबों को राशन बांटना चाहिए। तो इससे धीरे धीरे हम लोग का संस्कृति है, ठीक है, जो चलते हुए आ रहा है, और हम लोग इसको राजनीतिक में जोड़ देते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ों को होना चाहिए। तो हमारा किसका निर्माण हो जाता है, राजनीतिक संस्कृति का हो जाता है, ठीक है। अगर संस्कृति का सिर्फ बात किया जाए तो इसको राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक संस्कृति का बात किया जाए तो जो हमारा बचपन से होते हुए आ रहा है वो आज भी होते रहेगा और हो सकता है कल भी होते रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहिए, जो हमारा पहले से चलते हुए आ रहा है वो संस्कृति को मैंने राजनीतिक से जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या होता है, जो लोगों द्वारा किया गया आशा है कि हमारा राजनीतिक में अच्छा होगा, लोगों का विश्वास है, लोगों जो प्रतिक्रिया देते हैं कि ये काम खराब है, ये काम अच्छा है, ठीक है। और जो भी चीज़ें अपना व्यवहार जिस भी तरीका से, चाहे वो अपना व्यवहार गलत दिखाए चाहे अच्छा दिखाए, जो भी तरीका से राजनीति में दिखाते हैं वही हमारा राजनीतिक संस्कृति कहलाते हैं। यानी कि समझ जाइए कि जो भी राजनीति के प्रति कुछ भी बोले, अच्छा खराब, हम लोग का आशा भी रहता है कि हम इसको चुन रहे हैं, अच्छा काम करेगा। तो जितना भी प्रकार का अच्छा बुराई हम लोग सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, खराब काम करते हैं, उसके प्रति अच्छा विश्वास करते हैं, खराब विश्वास करते हैं, सब हमारा राजनीतिक संस्कृति के में आते हैं, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट उसी का है। अब यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा है, राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, अर्थात अलग अलग नाम दिया है, जो इस प्रकार है। देखिए, कोई ये कहा कि ये राजनीतिक संस्कृति है, तो कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है किसका, राजनीतिक संस्कृति को। जैसे हिंदुस्तान का है अलग अलग नाम, कैसे है। चलिए, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को किस प्रकार से अलग नाम दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि विचारक, यानी जिसको बोलते हैं विद्वान मीन्स क्या, जो लोग पहले के लोग क्या बोल रहे थे, कोई बोल रहा था राजनीतिक संस्कृति है, कोई इसे पर्यावरण बोल रहा है, तो कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। और इधर क्या है राइट साइड में कि राजनीतिक संस्कृति का अलग अलग नाम, कि इधर है वो लोग जो बोले कि अलग अलग नाम है, और कौन कौन से नाम बोले वो इधर है, ठीक है। यानी कि पहले देख सकते हैं अमंड ने ये बोला है कि जो राजनीतिक संस्कृति को अमंड ने बोला है कि कार्य के प्रति दिशा निर्देश झुकाव है, कि कोई भी अगर कार्य है तो उसके प्रति ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ये ठीक है, इस प्रकार के दिशा निर्देश। तो झुकाव, कि जैसे भी प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे थे हम उसकी ओर झुकाव हो गए, राहुल गांधी अच्छे कर रहे थे हम उसकी ओर झुकाव हो गया। तो जो अमंड ने ये बताया कि राजनीतिक संस्कृति जो है ना वो कार्य के प्रति दिशा निर्देश या तो फिर झुकाव है। तो बियर ने क्या बोला कि राजनीतिक संस्कृति है, इसने ये बोला कि ये राजनीतिक संस्कृति, इसने राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक संस्कृति ही नाम दिया है, और यही सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, जिसकी वजह से आज हम लोग राजनीतिक संस्कृति पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखना ईस्टर्न ने इसका नाम क्या दिया कि ये पर्यावरण है ना, ये पर्यावरण है, ये फैला हुआ चीज़ें है जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख वो पर्यावरण नहीं है जो आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या नाम दिया, पर्यावरण। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, अगर फिर भी अगर टाइम बहुत कम है तो कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को आप लोग हटा भी सकते हो, ठीक है। बस आपको ये पॉइंट जरूर डाल देना, अगर इसको हटा रहे हो ना तो इस पॉइंट को जरूर डालना है कि अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना कि अलग कौन नाम दिया, अगर वो नहीं लिख पा रहे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संस्कृति का नाम दिया, ये आप लोग जरूर लिख दो, ठीक है। उसका देखो स्पीरो ने क्या किया है, स्पीरो ने क्या कहा, तो स्पीरो ने ये कहा कि ये राजनीतिक शैली है। शैली मीन्स क्या होता है, तरीका। जैसे मैं बोलूँगा कि देखो उसके बाद बोलने का अच्छा तरीका, यानी कि राजनीतिक शैली मीन्स होता है विचार, ढंग, बोलने का ढंग, है ना। तो वो राजनीतिक शैली है कि राजनीतिक संस्कृति से ये बोलने का एक शैली है, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये देख लेना बहुत अच्छे तरीके से, अगर नहीं आता तो आप लोग इतना लिख दें कि अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति को अलग अलग भाषा से यानी अलग अलग नामों से पुकारा है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि लेकिन इन सभी विद्वानों द्वारा दिए गए अलग अलग नाम से ज़्यादा बढ़ाव सबसे उपयुक्त बियर द्वारा दिया गया राजनीतिक संस्कृति शब्द है। देखो अभी मैंने बोला ना कि सबसे ज़्यादा फेमस कौन रहा, जो बियर द्वारा दिया गया राजनीतिक संस्कृति है वही सबसे ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हुआ। ठीक है, तो वही सबसे ज़्यादा क्या है, आने की संस्कृति शब्द ही है, आने का सबसे इंपॉर्टेंट वही था। साथ ही राजनीतिक संस्कृति का बढ़ावा विकासशील देशों से है, क्योंकि विकासशील देशों की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक संस्कृति शब्द का पहली बार आमंडन ने अपने पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में प्रयोग किया। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको पूरा क्या लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो ने संस्कृति शब्द का जो यूज किया वही सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो गया, फेमस हो गया। और संस्कृति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, ये विकासशील देशों के लिए गया। विकासशील देशों का मतलब होता है जो विकास नहीं है, विकास मीन्स विकास वाला देश, और विकासशील मीन्स होता है जो देश विकास नहीं है, मतलब विकास के तरक्की पर पहुंच रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो संस्कृति शब्द का, राजनीतिक संस्कृति शब्द का विकासशील देशों के लिए किया गया। अब बताइए राजनीतिक संस्कृति का कहाँ जरूरत पड़ेगा, जो देश विकास कर रहा है, नहीं वहाँ नहीं जरूरत पड़ने वाला है ना। तो राजनीतिक संस्कृति का जो उपयोग ये शब्द निकाला गया है वो इसलिए निकाला गया ताकि विकासशील देश आगे बढ़ सके। तो ये जो हमारा राजनीतिक संस्कृति शब्द है ये खास करके विकासशील देशों के लिए आया है, जो देश विकास की तरक्की पर अभी नहीं पहुंचे हुए, बाद में पहुंचेंगे। उसके बाद राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले जो लिखा गया था वो सबसे पहले कौन ने लिखा था, आमंडन ने लिखा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आमंडन ने लिखा था, कहाँ पे, अपने पुस्तक में पॉलिटिकल सिस्टम में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा आमंडन ने सबसे पहले अपने पुस्तक का नाम क्या था, तो पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें सबसे पहले कौन सा भाषा का यूज किया था, तो राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले इसने यूज किया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते थे। ठीक है, कि सबसे पहले इसने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले जो संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया था वो यहाँ पे नंबर 1 वाला आमंडन ने किया गया था। ठीक है, चलिए, तो आमंडन ने सबसे पहले इसको क्या किया, पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में संस्कृति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, देखिए आपको लिखने का टाइम नहीं, बस आपको वीडियो देख लेना है। ठीक है, अगर कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट इसमें नहीं समझ आ रहा तो आपको टेंशन नहीं लेना, कुछ तो समझोगे, आपको जाकर के लिख देना वहाँ पे। ठीक है ना, चलिए अब बोल रहा है राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा। अब हम लोग यहाँ पे आए मेन पॉइंट अब मैंने आया। ठीक है, जो यहाँ पे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा था राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा दे। तो इधर तो मैंने ये देखा कि राजनीतिक ये जो परिभाषा वो क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग देखें, हम लोग अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अब हम लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं बल्कि किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अब जो यहाँ के लोगों ने, पहले विद्वानों लोगों ने, ठीक है, जो परिभाषा दी है उसको हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, तो देखिए इसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से निम्न तरीका से परिभाषित किया। अभी तक मैंने ये देखा कि राजनीतिक संस्कृति जो है उसका अलग अलग नाम दिया, अब अलग अलग परिभाषा भी दिया सारे लोगों ने। देखिए पाई के अनुसार, ठीक है, अब आप लोग को याद नहीं रहेगा कि एग्जाम में जाओगे कि कौन कौन दिया था, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रहेगा कि अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीका से इसको परिभाषित किया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको लिख देना कि कई विद्वानों ने ये बात कहा, कौन सा बात कहा, तो पहले आप लोग सुन लीजिए। पाई के अनुसार, पाई के द्वारा राजनीतिक संस्कृति की बहुत अधिक रोचक व्याख्या की गई। देखिए पाई के द्वारा जो राजनीतिक संस्कृति का परिभाषा में बहुत ज़्यादा इसका रोचक है, बहुत ज़्यादा इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, यानी पाई के द्वारा जो संस्कृति शब्द का प्रयोग किया गया था ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा, सबसे ज़्यादा व्याख्या रहा। इसने देखिए उसने यह कहा कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध मन, विकास या भावनाओं आदि के समूह से है। अभी मैंने बताया कि राजनीतिक संस्कृति का जो संबंध होता है किससे, हमारे विश्वासों से, भावनाओं से, हमारे पूर्वजों से, यही सब चीज़ों से राजनीतिक संबंध का क्या है, यानी कि संबंध है। इसने ऐसा कौन कहा, पाई ने कहा। पाई नाम सुनकर ये ना समझा मैथ वाला पाई 22/7। ठीक है, पाई एक विद्वान थे, यानी कि एक लोग थे। ठीक है, तो ये क्या है, समूह से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और फैलाने में सहयोग करता है। तो इस प्रकार का जो हमारा विश्वास होता है, संबंध होता है, वो राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। कैसे करता है, कि हमारा विश्वास है कि वो हमारा नेता अब अच्छा काम करेगा, ये हमको लगता है, विश्वास है, तो हमको उसको वोट देंगे। तो इस प्रकार से हमारा राजनीतिक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इस प्रकार से हमारा राजनीतिक बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास राजनीति में बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुँचाता है। और राजनीतिक संस्कृति एक ऐसे विचार और नियम प्रदान करते हैं, और जो हमारा राजनीतिक संस्कृति है एक ऐसे विचार और नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और देखिए, और राजनीतिक संस्कृति का ऐसा विचार होता है ना जो नियम प्रदान करते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। देखिए जब हम लोगों को क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति का ऐसा नियम प्रदान करता है जिससे हम लोगों के बीच एक नियंत्रण होता है। अगर हम लोग देखो विश्वास होता है, सभी लोगों बोल रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सारे लोग डिमांड करते हैं, तो क्या कानून सभी के लिए बन जाता नहीं, सबसे ज़्यादा लोगों का डिमांड को देखते हुए कानून बनता है, और वो कानून जो बनता है वो हम लोगों को नियंत्रित करता है। नहीं, ये कानून को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो कानून सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं
वो कानून आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अभी अगर सारे लोग ये आंदोलन करेंगे कि नहीं जो अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा वो एग्ज़ाम होना ही चाहिए, और सरकार बहुत लोगों के कहने पर एग्ज़ाम ले लेता है, परीक्षा ले लेता है, लेकिन कुछ लोग गिने चुने हैं जो बोलेंगे नहीं होना चाहिए, तो क्या वो लोग परीक्षा नहीं देंगे? तो क्या उनको रिजल्ट सरकार वैसे दे देगी? उसका जो बोर्ड है उसको रिजल्ट वैसे दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि नियम यहाँ पे नियंत्रित ये हो गया कि उसको एग्जाम देने के लिए बोला गया था, सरकार ने नियम बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहारों को नियंत्रित करके रखता है। जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा चाल चलन है, उसको क्या करता है, तो कानून भी नियंत्रित करता है। उसका देख दिया। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको, ये सब बात किसने बताया, पाई ने बताया, किसके बारे में, राजनीतिक संस्कृति के बारे में। अगर इस आपको याद नहीं आता एग्जाम में कि किसने बताया था, तो आप लोग को डायरेक्ट ये लिख देना है कि हाँ सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया, जिसमें से पहला विद्वान ने यह कहा था कि राजनीतिक संस्कृति बहुत अधिक रोचक रहा। ठीक है, उसने यह भी कहा था कि राजनीतिक संस्कृति का संबंध जो होता है विश्वासों में होता है, अपने भावनाओं में होता है। ठीक है, और राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आगे फैलाने के लिए सहयोग करता है। कौन? राजनीतिक संस्कृति सहयोग करता है, उसको आगे बढ़ने में प्रदान करता है। ठीक है, सहयोग प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ें लिख देना अगर नाम नहीं आता तो। दूसरा आमंड और पावेल ने कहा। ठीक है, तो आप लोग अगर आमंड और पावेल नहीं जानते तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि दूसरा विद्वानों ने ये बात को कहा। ठीक है, तो यहाँ पे आमंड और पावेल, तो आमंड और पावेल द्वारा राजनीतिक संस्कृति के बारे में इसने क्या कहा, तो इसने ये कहा कि बारे में कहा गया कि राजनीतिक संस्कृति किसी देश के लोगों द्वारा राजनीति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उनका शैली है, अर्थात सोच है। ठीक है, कि वह अपने राजनीतिक सिस्टम व्यवस्था के बारे में कैसा सोच रहे हैं, उनका सोचने का तरीका कैसा, अर्थात शैली कैसा, और लोगों द्वारा अपनी राजनीति के प्रति सोचने समझने के विचार को ही राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। देखिए, इसने ये बताने का प्रयास किया, आमंड और पावेल ने बताया कि राजनीतिक संस्कृति कुछ नहीं है, बस राजनीतिक संस्कृति ये है कि किसी भी देश में लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत मीन्स हो गया लोग अपने मन से जो सोचते हैं, हम व्यक्ति हैं, हम खुद सोचेंगे, तो व्यक्तिगत रूप से अपने मन मर्जी से जो सोचते हैं उसे बोलते हैं शैली, सोचने की क्षमता। ठीक है, तो जो सोचते हैं ना राजनीति के बारे में कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, गलत है, वो सही है, यही तुम्हारा राजनीतिक संस्कृति है। जो लोग सोचते हैं और अपने राजनीति को बढ़ावा देते हैं, और राजनीति के सिस्टम को, जो राजनीतिक में सिस्टम, हमारा देश लोकतंत्र है, तो हमारा देश का राजनीतिक सिस्टम यही है, तो उसके बारे में जो लोग सोचते हैं उनका जो शैली होता है, चाहे वो अच्छा शैली हो चाहे बुरा शैली हो, ठीक है, जो भी जैसा भी उसका शैली हो, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, और लोगों द्वारा जो भी सोचा जाता है, सोचने के विचार हो सकता है, यही तुम्हारा संस्कृति है। ऐसा कौन ने बताया? आमंड और पावेल ने बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हम अपने राजनीतिक सिस्टम के बारे में जैसा भी विचार सोच रहे हैं, चाहे वह खराब हो या अच्छा शैली हो, जैसा भी शैली हो सोचने का, वो हमारा राजनीतिक संस्कृति है। ऐसा दूसरा विद्वान ने कहा। तीसरा विद्वान ने क्या कहा, जिसका तीसरा विद्वान का नाम है बाल का मानना यह है कि राजनीतिक संस्कृति उन विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है। देखिए, बॉल ने यह कहा कि राजनीतिक जो संस्कृति है उससे मिलकर के बनता है, उन विश्वासों से मिलकर के बना हुआ, उस भावनाओं से मिलकर के बना हुआ, उस समाज के अलग अलग तरीकों से मिलकर के बनती है, जिसका संबंध राजनीतिक सिस्टम से। ठीक है, जैसे देखिए बॉल ने यह कहा कि राजनीतिक संस्कृति किससे बन करके बना है, वो विश्वास से बना है, वो भावनाओं से बना है, जिसका ताल्लुक, जिसका संबंध राजनीतिक से। जैसे हमारा विश्वास है कि हमारा अच्छा काम करेगा, तो हमारा विश्वास किससे हो गया? वो राजनीतिक से हो गया कि हाँ वो आदमी अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो वो सब अच्छा काम करेगा किस में? हमारा देश में, तो राजनीतिक है। देश में कोई अच्छा काम करे, खराब काम करे, सब राजनीतिक है। तो जो भी विश्वास वगैरह हमारा किसके प्रति होता है? हमारा राजनीति के प्रति विश्वास होता है, कुछ भावना होता है, राजनीतिक से हमें कुछ उम्मीद होता है कि ये अच्छा काम करेगा, उम्मीद होता है, कुछ उम्मीद नहीं होता है, जो में हमारा प्रतिक्रिया होता है, जो भी हम लोग कुछ काम करते हैं राजनीति के प्रति। तो ये हमारा बॉल ने कहा कि यही तो राजनीतिक संस्कृति है। चाहे हम लोग राजनीतिक संस्कृति में कोई प्रश्न खड़ा करते हो, ठीक है, कि ये चीज़ होना चाहिए, हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं ना कि ये होना ही होना चाहिए, मोदी सरकार को ये गलत कर रहा था, हम लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो जो भी राजनीति में हम लोग अपना विचार को व्यक्त करते हैं, अपने अंदर की बातों को व्यक्त करते हैं, वही हमारा बॉल ने कहा कि यही तो राजनीतिक संस्कृति है। अर्थात राजनीतिक संस्कृति उससे मिलकर बनती है जिसका संबंध हमारे राजनीतिक से हो और राजनीति में सवाल जवाब से हो। यानी कि इसने ये कहा कि वैसा विश्वास, वैसा विचारधारा जो राजनीतिक संस्कृति से मिलकर बनती है, राजनीतिक संस्कृति उस चीज़ों से मिलकर बनती है जिसका ताल्लुक, जो विचार, जो सवाल जवाब किससे हो? राजनीतिक से जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लीजिए हम सवाल करने जा रहे हैं अपने टीचर से, तो क्या वो राजनीतिक कहलाएगा? नहीं, वो राजनीतिक नहीं कहलाएगा, हम अपने टीचर से करें। लेकिन अगर सवाल जवाब हम एक राजनीतिक तौर पर करें, यानी कि सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम से, जैसे प्रधानमंत्री से, अपना मुख्यमंत्री से, तो ये क्या है? हमारा राजनीतिक सिस्टम है ना। तो वो हम जब किसी से सवाल जवाब करते हैं तो यही तो हमारा क्या राजनीतिक संस्कृति है। ऐसा किसने कहा? बॉल ने कहा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथा मैंने पॉइंट ये लिखा है, देखो पहला से लेकर के तीसरा पॉइंट में मैंने बता दिया कि कौन विद्वान ने कौन क्या, बॉल ने ये कहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अमंड और पावेल ने ये कहा है। लेकिन अगर मैं मान लो फोर्थ नंबर में मैंने ये लिखा है कि मान लो उस विद्वान का नाम नहीं आ रहा है, तो आप लोग देखिए किस प्रकार से लिखोगे इसको। तो देखिए चौथा विद्वान ने क्या बोला था कि कुछ तो यह कहना है, देखिए कुछों को तो यह कहना है, तो इसी हिसाब से आपको लिखना है कि कुछ ये कहते हैं कुछ वो कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर, कुछों को तो यह कहना है कि राजनीतिक संस्कृति एक साधारण संस्कृति का ही अंग है जहाँ हम राजनीति के प्रति विश्वास विचार आदि व्यक्त करते हैं। देखिए कुछ लोगों ने ये कहा कि जो हमारा राजनीतिक संस्कृति है ना वो किससे मिलकर के बना हुआ है, तो एक साधारण सा एक सामान्य सा संस्कृति का ही अंग है। जैसे देखिए हमारा सामान्य संस्कृति क्या, साधारण संस्कृति क्या, मैं बताता हूँ। जैसे हमारा सामान्य संस्कृति हमारा समाज से है कि हम लोग सिंपल सा विश्वास कर लेते हैं कि भगवान होता है, पूजा करेंगे, ठीक है। हम लोगों को बिल्कुल अपना माता पिता का सेवा करना चाहिए, ये हमारा क्या सामान्य संस्कृति। और यही सामान्य संस्कृति एक बड़े तौर पर राजनीति में अगर शामिल हो जाए तो राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। सामान्य संस्कृति छोटा संस्कृति, और वही एक राजनीतिक तौर पर शामिल हो जाए कि नहीं हमें देश के लोगों को सेवा करना चाहिए। यहाँ पे माता पिता का सेवा था, हमें देश के लोगों को सेवा करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ में ये होता है कि नहीं भगवान का पूजा करना चाहिए, ये सब चीज़ हमें विश्वास होता है। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ राजनीतिक में तो एक बड़े लेवल पर आ जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक जो संस्कृति बड़ा लेवल होता है, साधारण संस्कृति छोटा लेवल होता है। तो जो हम लोग देखो बचपन से जन्म लेते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने यही सीखा है कि बचपन से जैसे जन्म लेते हैं भगवान का पूजा करना है, ये करना है, वो करना है, और वही संस्कृति धीरे धीरे बड़ हो जाता है और उसी को अप्लाई करते हैं राजनीतिक सिस्टम में कि नहीं सरकार को भी मंदिरों बनाना चाहिए, भगवान होते हैं उसका पूजा करना चाहिए। तो ऐसा मैंने क्यों बोला सरकार को, ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जब बचपन से ही जन्म लिया तो भगवान का पूजा किया जाता है, और इसी चीज़ को अप्लाई कर दिया बड़े राजनीतिक सिस्टम में। और राजनीतिक सिस्टम में मैंने जब अप्लाई कर दिया तो उसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, राजनीतिक संस्कृति बोलेंगे, कि साधारण संस्कृति को मैंने राजनीतिक संस्कृति में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ हम राजनीति के प्रति विश्वास विचार आदि व्यक्त करते हैं, ठीक है। जहाँ हम क्या करते हैं, राजनीति के प्रति विश्वास कर लेते हैं, विचार करते हैं, आदि बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त करते हैं कि राजनीति में ये चीज़ें विश्वास है, यानी कि ये सरकार हमारा करेगा, अच्छी चीज़ें हैं, हमें भगवान में विश्वास है तो उसे मंदिर बनाया जाना चाहिए, और विचार भी बहुत सारे करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि राजनीतिक संस्कृति है जो एक अंग है, एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, साधारण है संस्कृति का, ठीक है। अब चलते हैं इधर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो बोल रहा था कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकर्ताओं का तत्वों का वर्णन करें, है ना। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब जिक्र करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में जो बोला गया था कि देखिए यहाँ पे कि राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा, तो हम लोगों ने परिभाषा देख ली कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया। अब हम लोग ये देखेंगे इसके निर्माणकारी तत्वों का विवेचना, इसके जो निर्माण कार्य थे यानी कि इसका निर्माण कैसे किया जा सकता था, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये क्वेश्चन ही वैसा है ना, तो वीडियो अगर लंबा हो गया होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। चलिए अब यहाँ पे राजनीतिक संस्कृति की निर्माण कार्य तत्व मीन्स इसे निर्माण करने वाला तत्व। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण कार्य तत्व निम्न है। निम्न मीन्स क्या होता है पता है, जो नीचे दिया गया है, यानी कि हम नीचे लिख रहे हैं इसको, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण कार्य तत्व नीचे है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में अन्य अनेकों देश के राजनीतिक सिस्टम के अतीत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए राजनीतिक संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो हमारा देश का अतीत मीन्स पुराने संस्कृति का योगदान होता है। हमारे देश में पुराने समय में क्या हुआ, पूजा करना चाहिए, ठीक है, पुराने समय से आ रहा है कि वोटिंग डालना चाहिए, तो वही राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देता है। राजनीतिक संस्कृति को कौन बढ़ावा देता है, किसी भी देश का जो अतीत में यानी पुराने समय में बीते हुए चीज़ है, जो पुराने समय में लोग विश्वास कर रहे हैं, वही चीज़ें क्या करता है, राजनीतिक संस्कृति को निर्माण में आगे बढ़ाता है कि उस देश के पहले सिस्टम कैसा था वही सिस्टम आज भी राजनीतिक सिस्टम में लागू होना चाहिए। हाँ कुछ ज़्यादा नया चीज़ें सिस्टम लागू कर सकते हो, लेकिन पुराना सिस्टम को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से राजनीतिक सिस्टम बन जाता है। पुराने समय को विश्वास जो चीज़ है, देखो आज मंदिर भी बन रहा था, ये राजनीतिक सिस्टम है। तो कैसे बना, क्योंकि पहले से ये चीज़ें सिस्टम लागू होते हुए आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ विद्वानों ने अलग अलग देशों के बदलते संस्कृति का उदाहरण देते हुए राजनीतिक संस्कृति को स्पष्ट किया। कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि राजनीतिक संस्कृति जो है ना अलग अलग देशों को बदलते हुए राजनीतिक संस्कृति को स्पष्ट किया। कैसे देखिए, इसके पहले ने ये बताया गया था कि जो अलग अलग जो देश थे उसका संस्कृति कुछ अलग था, उसका जो संस्कृति था वो कुछ अलग था, लेकिन जब वही देशों के प्रति लड़ाई और झगड़ा होने लगा तो सभी देशों का संस्कृति क्या होने लगा, बदलने लगा। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि किसी का संस्कृति राजनीतिक संस्कृति आगे बढ़ा, किसी का राजनीतिक संस्कृति आगे नहीं बढ़ा। तो ये अलग अलग कंडीशन के कारण क्या होगा, राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा मिला। इसमें मैंने बहुत सारा पॉइंट लिखा है, एक आधो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने बहुत सारा लगभग 10 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखने का प्रयास किया, ठीक है।
तीसरा देखिए, छोटे देश में हिंसा द्वारा सत्ता परिवर्तन करना एक साधारण काम होता है। यहाँ हिंसा द्वारा जो चाहे वह हो सकता है, लेकिन एक बड़ा देश में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो परिवर्तन का स्थिति बनता है, नहीं तो लोगों को विरोध करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार ऐसे देशों में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। जैसे देखिए, जो देश छोटा है उसमें से अगर सरकार चाहेगी ना तो लोगों को दबा करके हिंसा के द्वारा अपने सेना पुलिस को बुला करके उनके जो मांग होगा उसको कम किया जा सकता है कि नहीं, जो तुम लोग इस मांग को कर रहे हो कि 18 साल के बाद वोटिंग देना चाहिए, नहीं 25 साल के बाद वोटिंग होगा। अगर लोग नहीं मानेंगे तो जो छोटा देश रहेगा तो कम लोग रहेंगे, तो सरकार सेना को भेज देगा, पुलिस को भेज देगा और वहां से उस चीज़ों को दबा देगा। तो इससे क्या हुआ, राजनीतिक संस्कृति जो निर्माण में बाधा डाल गया, राजनीतिक संस्कृति जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं मिलेगा, राजनीतिक संस्कृति नष्ट हो गया। लेकिन राजनीतिक संस्कृति का बढ़ावा तब मिलता है जब वो देश बड़ा हो, बड़ा लेवल पर सरकार को राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत हमारे जो जनता है, हमारे लोगों का बात मानना ही पड़ता है, ना तो उसको डर होता है कि हमारे क्या कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग ये डिमांड करेंगे नहीं मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए तो सरकार मजबूरन में ये चीज़ों को मान जाएगा। तो ये राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा मिल गया। तो बढ़ावा कब मिलता है, जब हमारा देश बड़ा हो। तो इस पॉइंट में हम लोग यही बात करेंगे, यानी कि निर्माण कार्य का, कि राजनीतिक संस्कृति को कैसे से कैसे आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलते हैं चौथा पॉइंट की। और चौथा पॉइंट में यह है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सामान्य संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाई मैंने बताया था, सामान्य संस्कृति मीन्स छोटा संस्कृति, जो हम लोग छोटे लेवल पर लेते हैं कि नहीं हम लोग बचपन से भूतों में विश्वास करते हुए आए हैं। तो अब सरकार को ये नियम बनाना चाहिए, हर रास्ते में लाइट दे देना चाहिए ताकि भूत होते हैं उससे हमें डर ना हो। तो ये बचपन में ही मुझे बताया गया था कि भूत होते हैं, उसको आज अप्लाई कर रहे हैं राजनीतिक सिस्टम में। तो वही बोल रहा है कि राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में, यानी राजनीतिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बनाने के लिए छोटे से संस्कृति एक सामान्य संस्कृति का बहुत बड़ा भूमिका होती है। पांचवा, जो विश्वास विचार संस्कृति एक सामान्य संस्कृति से बनी होती रहती है, वही विचार विश्वास एक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण में मदद करती है। देखिए अब इस सामान्य संस्कृति में आप समझ गए, सामान्य इंसान की छोटा साधारण संस्कृति में जो विचार होता है, जो हम लोग चीज़ों पर विश्वास करते हैं, जो हमारा पूर्वज से संस्कृति चलते हुए आ रहा है, उसी चीज़ों को हम लोग राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा देते हैं, वही चीज़ों को वहाँ पर अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ एक बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में औरत लोग साड़ी पहनते हुए हैं, हम लोग शर्ट पहनते हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल आप लोग ये भी देखते होंगे कि राशन वगैरह में हम लोग को साड़ी वगैरह में भी, धोती वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो क्यों, इसलिए ताकि लोग पहनते हैं। अगर आज हम लोग बचपन में से ये नहीं पहनते हुए आते तो क्या वो चीज़ें मिलता नहीं। तो इस चीज़ों को राजनीतिक में भी क्या हुआ, पहले साधारण संस्कृति था, इसी चीज़ को अप्लाई कर दिया गया राजनीतिक संस्कृति में बड़ा सा लेवल में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो साधारण संस्कृति होती है वो राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। एक व्यक्ति को अगर राजनीतिक में विश्वास है तो उसका विश्वास का कारण सामान्य विश्वास भी हो सकता है। देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक में विश्वास है तो उसका विश्वास तभी हो सकता है वहाँ पे जब वो एक छोटे लेवल पर विश्वास करता हो, राजनीतिक यानी कि एक समाज में विश्वास करता हो। जैसे हम लोगों को विश्वास है कि नहीं हमारा जो बगल पड़ोसी है, हमारा जो समाज में है, ये सभी लोग क्या ईमानदार हैं, तो हमको ये भी विश्वास हो जाता है कि हमारे देश में जो लोग हैं, राजनीतिक में जो लोग हैं, हमारा प्रधानमंत्री लोग हैं, वो भी क्या होंगे, एक विश्वास के लायक होंगे। ठीक है, तो हम लोग जब छोटे लेवल पर विश्वास करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक बड़े लेवल पर भी विश्वास हो जाता है। यानी कि साधारण संस्कृति में अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें राजनीतिक संस्कृति में भी विश्वास होती है और इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा मिलता है। पॉइंट नंबर 7 में ये बोला कि एक किसी समाज में लोगों के अंदर एक वैसा सामान्य संस्कृति बैठा हुआ है जो सरकार उस चीज़ों संस्कृति को मान्यता नहीं दे रही है तो लोगों उनका विरोध करते हैं। फिर जब सरकार मान जाती है तो वहाँ सामान्य संस्कृति है, एक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हो जाता है। देखिए जब हमारा लोगों का कुछ डिमांड हो और उस संस्कृति को सरकार ना माने कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर लोग विरोध कर देते हैं। और जब विरोध कर देते हैं तो मजबूरन में जब सरकार इस चीज़ों को बोल देता है कि नहीं अच्छा चलो ठीक है आपके संस्कृति को मैंने एक्सेप्ट कर लिया और इसको मैं मान लेता हूँ, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हो जाता है, राजनीतिक संस्कृति और भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन सरकार अगर नहीं मानती तो राजनीतिक संस्कृति वहीं नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट 8वां नंबर, वैसा देश जहां समाज में भेदभाव तथा उनका आर्थिक स्थिति खराब हो, इस प्रकार का जो देश होते हैं वो कभी भी राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे सकता। देखिए जो देश में भेदभाव होता हो हिंदू मुस्लिम जाति धर्म सिख ईसाई पर, तो वहाँ पे राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदू लोग ये बोलेंगे कि ऐसा राजनीतिक संस्कृति होना चाहिए, हमारा पूर्वज तो ऐसे बोलते थे, वे बोलेंगे हमारा पूर्वज ऐसे बोलते थे। और जो देश के पास पैसा ना हो, आर्थिक स्थिति खराब होने का वजह है, मतलब जिसका पैसा नहीं होता, जैसे मेरे पास पैसा नहीं है इसका मतलब मेरा आर्थिक स्थिति खराब है, और जिस देश के पास पैसा ना हो आर्थिक स्थिति खराब हो, वो दोनों देश में राजनीतिक संस्कृति कभी भी आगे बढ़ावा नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये पॉइंट डालना था कि राजनीतिक संस्कृति का बढ़ावा कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे एक मैंने ये भी पॉइंट डाला है कि अगर कोई भी देश का ऐसा स्थिति खराब है तो वो राजनीतिक संस्कृति का बढ़ावा नहीं दे सकता है। 9th नंबर पॉइंट ये है कि राजनीतिक संस्कृति को कमजोर करना भी देखा जा सकता है जब किसी समाज में धर्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं होती है, और खासकर जब हिंदू मुस्लिम का विरोध और मुस्लिम हिंदू का विरोध होता है। जब देखो हिंदू का मुस्लिम से विरोध हो जाए, मुस्लिम का हिंदू से विरोध हो जाए, तो इस प्रकार से ना तो हिंदू का बात होता है ना तो मुस्लिम, दोनों में से अपना अपना अलग अलग डिमांड रखते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति क्या पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, और ना हिंदू का संस्कृति को अपना पाती है ना तो मुस्लिम के संस्कृति को अपना पाती है। क्या हमारे देश ने ऐसा मान्यता दिया कि सिर्फ हिंदू लोग ही पूजा करेंगे? सो ऐसा नहीं बोला। क्या बोला है, हिंदू और मुस्लिम अपने अपने तरीका से जो चाहे वो पूजा कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों धर्म को पालन किया। लेकिन अगर हम लोग ये बोलेंगे नहीं, अगर मुस्लिम हमारे देश में है तो हिंदू का पूजा मतलब अपने देश में रख करके मुस्लिम का पूजा नहीं करेंगे, मुस्लिम ये बोलेंगे कि हमारे देश में रख करके हिंदू लोग हिंदू का पूजा नहीं करेंगे, तो ये लोग राजनीतिक संस्कृति को अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। तो इस प्रकार से हमारा राजनीतिक संस्कृति क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है। हालांकि अब स्थिति पहले की अपेक्षा नहीं रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा सुधर चुका है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे 10वां में ये कि साथ ही शिक्षा, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान आदि राजनीतिक संस्कृति में बढ़ावा देते हैं। देखिए, शिक्षा में बढ़ावा नहीं देते, क्या हम लोग पढ़ते हैं, हमारा समझ आता है कि हमारा पूर्वज लोग ऐसे थे, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हमारा राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। उसके बाद प्रतीकों से भी मिलता है कि नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, हम लोग, मेरा झंडा है, ये हमारा ये संस्कृति है कि हम इसे पैर से नहीं मारेंगे, हम इसको उठाएंगे, तो इससे हमारा देश का प्रति गर्व होता है, हमारा संस्कृति को दिखाता है। राष्ट्रगान गाते हैं, हमारा संस्कृति को दिखाता है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, संस्कृति को दिखाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति में क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रगान गा करके प्रतीकों को हम लोग एक्सेप्ट कर सके, नहीं हमारा झंडा का है, प्रतीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति में क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ओके। तो यहाँ से फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब चलते हैं इसका निष्कर्ष की ओर पहुँचते हैं, क्योंकि निष्कर्ष मीन्स होता है इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा इसके बारे में। तो उपरोक्त पंक्तियों को पढ़ने से इस बात का पता चलाने की उपरोक्त लिखी गई बातों से इस बात का उल्लेख होता है, इस बात का पता चलता है कि राजनीतिक संस्कृति एक सामान्य संस्कृति से बना है, यानी छोटे ही संस्कृति से एक बड़ा राजनीतिक संस्कृति बना है, और सामान्य संस्कृति एक राजनीतिक संस्कृति का अभिमुख अंग है। यानी कि एक सामान्य संस्कृति, एक छोटा सा जो संस्कृति है वो एक अंग है, एक जुड़ा हुआ भाग है किसका, राजनीतिक संस्कृति का। और जिस प्रकार का सोच विश्वास आदि सामान्य संस्कृति में बना रहता है, ठीक उसी प्रकार का सोच विश्वास राजनीतिक संस्कृति में को भी जन्म देती है। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोग बचपन से कोई चीज़ें हमारा संस्कृति है, सामान्य संस्कृति से जुड़ा हुआ, तो उसी चीज़ों हमारा कहाँ पे जुड़ जाता है, वो राजनीतिक संस्कृति में भी जुड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक संस्कृति सब राजनीतिक सिस्टम में से भिन्न भिन्न हो सकता है। देखिए, हर जगह हर देश में हर राजनीतिक सिस्टम में क्या एक ही प्रकार का राजनीतिक संस्कृति हो सकता है? क्या नहीं। अमेरिका और हमारे देश में अगर बोलेंगे राजनीतिक संस्कृति एक जैसा, तो ऐसा हो सकता है? क्या नहीं। हर देश में अलग अलग राजनीतिक सिस्टम है, तो अलग अलग राजनीतिक ये संस्कृति भी होगा। ठीक है। तो अलग अलग राजनीतिक सिस्टम में अलग अलग राजनीतिक सिस्टम में अलग अलग राजनीतिक संस्कृति भी हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके बाद तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। आप लोग इसको देख लें और नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तुरंत बनाने के लिए जा रहे हैं। ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर करें, और जितना लोग देख रहे हैं कृपया करके उतना लाइक जरूर कर दे, इससे मोटिवेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा दें तथा इसके तत्वों के जगह अगर आपको अभिकरणों दे दे तो घबराना नहीं है। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस कोर 10। ठीक है। आज ही एग्जाम है आपको 2:30 बजे। ठीक है। सॉरी, 2:30 बजे नहीं, 1:30 बजे। ठीक है ना। आपका शायद एग्जाम 1:30 बजे से स्टार्ट होने वाला, मुझे कंफर्म नहीं पता, बट आपका मुझे पता है कि आपका एग्जाम 1:30 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा। आपको ये वीडियो कब देखना है? जब आप खाना खा रहे होंगे, आप कुछ भी काम कर रहे होंगे, उस टाइम आपको ये वीडियो देखना है। आपको लिखना नहीं है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। ठीक है। आपको लिखना नहीं, बस एक बार सुन लेना। आप लोग जा करके 2 कॉपी अपने कॉपी में लिख दोगे एग्जाम में जाकर के। मैंने यहाँ पे कोई ज़्यादा पॉइंट हार्ड नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। आपको बस एक बार सुन लेना है। ठीक है। जो भी जितना भी देर का वीडियो बनेगा, बस आपको एक बार सुन लेना है। जैसे आप लोग गाना कैसे सुनते हो वैसे सुन लेना और जाकर के लिख देना। ठीक है। यकीन मानो एग्जाम में आएगा आपका। ठीक है ना। इसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से मैं उसमें तो लिख नहीं पाऊंगा, बस मैं बोल दूंगा कि ये चीज़ें के बारे में मतलब समझा दूंगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन आएगा। ठीक है। बस आपको इतना पढ़ करके चले जाना है, और हो सके तो और भी पढ़ सकते हैं आप लोग, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन इतना आप लोग को जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा। ठीक है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, ग्रुप से नहीं जुड़े, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पढ़ देता हूँ, जो ना समझ में आए वो आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग 100% समझ में आ जाएगा।
देखिए क्या बोल रहा है कि राजनीतिक समीकरण की परिभाषा दे, सॉरी समीकरण नहीं, समाजीकरण की परिभाषा दे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे रॉन्ग भी लिख रखा है, जैसा इस पे मिस्टेक जैसे में हो सकता है, समाजीकरण यहाँ पे देख सकते हैं गलत है, समझिए सा नहीं होता है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा देना कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है, उसके बाद इसके तत्वों अभिकरणों के वर्णन करना है, इसके जो अभिकरणों है उसको क्या करना है, मतलब हमें बताना है कि ये अभिकरणों क्या है। जैसे देखिए राजनीतिक अभिकरणों मीन्स क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा परीक्षा है और हमारा परीक्षा में सहयोग कौन करता है, हमारा टीचर सहयोग करता है, हमारा पेन सहयोग करता है, हमारा कॉपी सहयोग करता है, हमें वैसे लोग सहयोग करते हैं जो अच्छे लैंग्वेज में समझाते हैं, तो वो हमें ना कहीं परीक्षा में जो सहयोग करता है उसी को बोलते हैं अभिकरण। तो यहाँ पे जो राजनीतिक समाजीकरण में हमें सहयोग करेगा, राजनीतिक समाजीकरण को जो आगे बढ़ावा देगा उसी को बोलते हैं अभिकरण। तो मतलब यहाँ से ये बात निश्चित है कि राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा देना और इसमें जो जो चीज़ें, जो ऐसा तत्व, जो ऐसा चीज़ें जो राजनीतिक समाजीकरण को आगे बढ़ाता है उसको लिखना है। तीसरा में इसमें क्या लिखना है, इसके मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं। अच्छा, राजनीतिक समाजीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आती है, कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है वो तुम्हें बताना, ठीक है, कि राजनीतिक समाजीकरण में कौन कौन सा बाधा आता है वो। तो 3 चीज़ें, पहले परिभाषा, फिर इसे आगे कैसे बढ़ाया जाता है, प्लस में जब ये आगे बढ़ रहा होता है तो इसमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें आती हैं जो इसे रोकने का प्रयास करती है, बाधा डाल देती है, ठीक है। तो 3 चीज़ें देखना है। तो हो सकता है आपके क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता है कि सिर्फ राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा दें, ऐसे भी हो सकता है। मतलब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं राजनीतिक समाजीकरण के उल्लेखन करते हैं, ठीक है, कि राजनीतिक समाजीकरण होता क्या है। तो समाजीकरण का मतलब होता है कि समाज में चलने वाली सभी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को हम अपना कर उस समाज का हम एक सदस्य बन जाते हैं और हम समाजीकरण से समाज में निरंतर रूप से हम अपने रीति रिवाजों से जुड़ते चले जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि समाजीकरण समाज में हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य जन्म से मृत्यु तक ना कुछ समाज से जुड़कर रहता है, ठीक है, सब कुछ जुड़कर रहता है जिससे समाज का समाजीकरण होता है। देखिए समाजीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग समाज में हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग समाज से हर चीज़ें सीखते हैं, अपना संस्कृति, रीति रिवाज, कैसा कपड़ा पहनना, कैसे लोगों के साथ बात करना है। तो जो भी चीज़ें, पहले मैं आपको समझा दूं समाजीकरण का मतलब क्या होता है। समाजीकरण का मतलब होता है कि जो आप लोग ध्यान से समझें, समाजीकरण का मतलब होता है जो चीज़ें हमें पहले चल रहा है और उसी से अगर एक बच्चा आज जन्म लिया है तो अपने माता पिता से चीज़ों को सीखेगा, मतलब पीछे वाले चीज़ों को किसी के माध्यम से भी वो चीज़ों को सीखता है तो उसे समाजीकरण कहते हैं। जो हमारा परंपरा है, हमारा जो संस्कृति है, उसको हम अपने समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो हम लोग सीखते हैं और अपना ज्ञान को बढ़ाते हैं और फिर हम अपने बच्चों में उस बुद्धि को देते हैं, फिर हमारे बच्चे उस अपने बच्चों को बुद्धि देते हैं। इस प्रकार से ये परंपरा बढ़ते हुए आगे चले जाता है। जैसे हमारे माता पिता ने बताया था कि आगे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को ऐसे नहीं बोलते हैं, हम भी अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो भी उसको सिखाएंगे, ठीक है। इस टाइप से हमारा समाज क्या हो जाता है, समाजीकरण हो जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ों को स्थानांतरित होना, यानी बदलाव होना, जो मेरे अंदर है हम अपने बच्चों को अंदर देंगे, तो उसी को तो बोलते हैं समाजीकरण। जो समाज को है, समाज हमें बताता है कि ऐसे ऐसे जीना है, ऐसे रहना है, बात करना है, वो हमारा समाजीकरण है। तो राजनीतिक समाजीकरण क्या है, जो राजनीति में हमें सिखाता है। हमें राजनीति में से क्या पता चलता है, अभी राजनीति का चुनाव चल रहा है तो वहाँ पे प्रचार चलता है कि हमें इस जो अच्छे काम करता है उसको वोट देना चाहिए, जो गलत काम करता है उसे वोट नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ें हम अपना लिए कि हाँ भाई उसी को वोट देना जो अच्छे हैं, खराब चीज़ों को वोट नहीं देना। तो राजनीतिक में जो चीज़ें था उससे मुझे क्या पता चला, राजनीति ने मुझे क्या चीज़ें सिखाया, मुझे ये चीज़ें सिखाया कि वही इसी को वोट देना है जो अच्छे काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो राजनीति का जो पॉइंट था, अच्छे चीज़ों में वोट देना, अच्छे जो लोगों को वोट देना, वो हमारे अंदर आ चुका है। तो इसी को बोलते हैं राजनीतिक के चीज़ों जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो वो राजनीतिक समाजीकरण हो जाता है, ठीक है। मतलब एक चीज़ों को एक से दूसरे चीज़ों में जाना समाजीकरण कर लेता है, ठीक है। तो जितने भी समाज में परंपराएं होता है वो सभी चीज़ें हमारे सदस्यों को, हमारे लोगों को उसी रीति रिवाज के बारे में समाज हमारा बताता है कि हमारा रीति रिवाज क्या, हमें कैसे रहना है, उसी को हम लोग राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर राजनीतिक समाजीकरण के बारे में बताया। जिस प्रकार से समाज हमें क्या करता है, जिस प्रकार से समाज हमें अपने परंपराओं वगैरह के बारे में बताता है तो हमारा समाजीकरण होता है। ठीक इसी प्रकार फार्मूला राजनीतिक में भी लागू होता है, जो क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, राजनीतिक समाजीकरण। जब जैसे ही समाज हमें हर चीज़ों को सिखाता है और हम लोग सीखने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम लोग ज्ञान बुद्धि आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार से राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में, चुनाव में, ये सब चीज़ों में जो चीज़ें हमें सीखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, राजनीतिक
ठीक है, सामाजिकरण हो जाता है। सामाजिकरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलने का साधन है। सामाजिकरण से क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदल जाता है, ठीक है। जैसे हमारा बताया गया कि चुनाव अच्छे लोगों देना, हम भी बेटो बोलेंगे बेटो अच्छे लोगों को चुनाव देना है, ठीक है ना। चलिए, राजनीतिक व्यवस्था को सही रूप से चलाना सामाजिकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था जो इतना बड़ा हमारा देश चल रहा है वो राजनीतिक व्यवस्था है, और इसको चलाने के लिए सामाजिकरण का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा जन्म लेता है उसको नहीं सिखाया जाएगा राजनीति के बारे में कि राजनीति क्या होता है, किसे वोट देना नहीं देना, वो तो आगे जाकर गलत निकल जाएगा, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं किताबों को, अच्छी चीज़ों से सीखते हैं, यानी एक से एक दूसरे में जो हमारा शिक्षक जानता है वो हमें बताता है, फिर हम जो ज्ञान बुद्धि होता है दूसरों को बताते हैं। इससे हमारा देश के बारे में पता चलता है और हमें अच्छा सीख मिलता है। नहीं तो अगर हम लोग को गलत कुछ ज्ञान वगैरह नहीं दिया जाएगा तो हम लोग दूसरे देश चले जाएंगे, अटपटांग जैसा करेंगे, दूसरे राज्य चले जाएंगे, बिना मतलब का रास्ता इधर उधर भटक जाएंगे। लेकिन सारे नियम को हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर गलत रास्ते में जाओगे तो तुम पिटाई खाओगे। तो ये हमारा राजनीतिक व्यवस्था को, एक पूरा सिस्टम को, हमारा जो राजनीतिक समाजीकरण है वो बहुत अच्छा योगदान देता है। क्योंकि हम लोग किसी से सीखते हैं तभी ना, यानी कि किसी से हमारे अंदर समाजीकरण होता है तभी तो हम लोग सीख पाते हैं, तो हमारा देश अच्छे रूप से चल पाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। लोगों का सामाजिक और लोगों का राजनीति के प्रति ज्ञान बढ़ता है। देखो, इससे क्या होता है, जब हमारे एक दूसरे से इसका चाल उसमें जाता है, उसका ज्ञान उसमें जाता है, तो इससे हमारा राजनीति का भी सीख होता है, ठीक है, ज्ञान होता है, इसका ज्ञान का बुद्धि होता है, विकसित होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या होता है कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलने का एक साधन भी है। देखिए, राजनीतिक समाजीकरण क्या है, राजनीतिक संस्कृति को बदलती है। जो हमारा राजनीतिक में संस्कृति है वो उसे कौन बदलता है, यानी हमारा राजनीतिक समाजीकरण होता है। क्योंकि मान लीजिए जो हमारा संस्कृति हम अपने बच्चों को देंगे, उसी प्रकार का संस्कृति राजनीतिक संस्कृति में भी तो जाएगा ना। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये सीखा कि हमारा राजनीतिक संस्कृति जो है वैसा रीति रिवाज हम लोगों ने अपनाया कि राजनीतिक का संस्कृति है कि किसी को गलत नहीं करना, तो हमें क्या करेगा, कोई भी धारा के अकॉर्डिंग हमें जेल हो सकता है, फांसी हो सकता है, ठीक है, हमें पुनिशमेंट किया जा सकता है और दंड दिया जा सकता है। तो वही संस्कृति हम बच्चों में भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है समाजीकरण भी। तो समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलने का भी साधन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक समाजीकरण की सबसे पहले व्याख्या करने वाला नाम। देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप याद नहीं रहता क्योंकि आज ही आपका एग्जाम है तो ज़्यादा प्रेशर माइंड में नहीं लेना है, ठीक है। राजनीतिक समाजीकरण की सबसे पहले जो व्याख्या किया था कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है, वो कौन किया था, हर्बर्ट ने किया था। कौन किया था, हर्बर्ट ने किया था, जो अपने पुस्तक राजनीतिक समाजीकरण में ही लिखा था। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसका पुस्तक का नाम क्या था, हम पढ़ क्या रहे हैं, राजनीतिक समाजीकरण पढ़ रहे हैं, और इसने कौन पुस्तक में लिखा था, राजनीतिक समाजीकरण के बुक में ही लिखा था। किसके बारे में, राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। राजनीतिक समाजीकरण की किताब में ही लिखा था। राजनीतिक समाजीकरण के बारे में कौन लिखा था, हर्बर्ट ने लिखा था। क्या लिखा था, हर्बर्ट ने अपने पुस्तक में राजनीतिक समाजीकरण का पूर्ण उल्लेखन किया। इसने पूरा अपने बुक में पूरा लिखा कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कैसे प्रभाव डाला जाता है, ये कैसे मतलब इसमें बाधा डाले जाते हैं, क्या होता है नहीं होता है, इस पूरे में अपने बुक में लिख दिया। किसके बारे में, राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। अलग अलग लोगों ने राजनीतिक समाजीकरण का अलग अलग परिभाषाएं भी दी। हाँ, तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने राजनीतिक समाजीकरण के बारे में अलग अलग परिभाषाएं भी दी है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा अलग अलग लोगों ने इसके बारे में परिभाषाएं दी है अलग अलग, ठीक है। तो आमंड और पावेल, देखिए आमंड और पावेल ने भी दिया था। इसके पहले भी क्वेश्चन में आपको आमंड और पावेल के बारे में याद होगा। अगर मान लीजिए इसका नाम याद नहीं रखता है तो आप लोगों को पता होगा, एक से लगता है आपको 10 या जो भी जितने भी क्वेश्चन आपको एक नंबर का पूछा जाता है उसमें कहीं ना कहीं आमंड और पावेल मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग नाम लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलता है और आपको नाम भी याद नहीं रखता तो आपको छोड़ देना है, ठीक है, आपको छोड़ देना है। बस इसने जो बात बोला था उसको आपको लिख देना है। ये कहना है कि कुछ ऐसे विद्वान थे जो ये कहा था। कौन कहा था, जो इसने बात बोला, जिसने इसने कहा क्या था, इसने कहा कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है। तो आपको ये बताना है, इसका नाम अगर नहीं आता था तो आपको ये बोलना है कि एक ऐसे विद्वान थे जिसने यह कहा कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है, इससे अवगत करवाया जाता है तथा लोगों को राजनीति के प्रति सीखने का काम करती है, ठीक है, सलाह देती है ना। तो आपको यही चीज़ों को सीखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आगे क्या है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा और भी मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, आमंड और पावेल ने इसने यह कहा कि जो राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है। जैसे हमारे दूसरे से हमारे अंदर आएंगे गुण, वैसा ही हम राजनीतिक संस्कृति में अप्लाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। इससे अवगत करवाया जाता है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो रीति रिवाज वो क्या है, तथा लोगों को राजनीति के प्रति सीखने का काम कराती है। कौन, लोगों को राजनीति के प्रति जो भी चीज़ है, राजनीति में जो सिस्टम है वो हमें सिखाती है। कौन किसके कारण से सीखते हैं, समाजीकरण के कारण से सीखते हैं। तथा वो हमें जो हमारा जो संस्कृति है तो वो सलाह देती है कि कैसे रहना चाहिए, प्रेरणा देती है किसके लिए, समाजीकरण के लिए, कि ऐसे तुम्हें वो ये चीज़ें करना है, ठीक है ना, अच्छे से रहना है, वो करना है, जो भी आप लोग समझ सके।
अस्टिन रेन। अस्टिन रेन ने अलग बात कहा था। आपको अगर नाम नहीं आ जाता तो आपको ये कहना है कि दूसरा विद्वान ने ये कहा था। इनका कहना यह है कि यानी दूसरे विद्वानों का कहना यह है कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक अवस्था अर्थात नियम कानूनों और भी बहुत कुछ के प्रति हमारे ज्ञान को विकसित करता है। देखिए, और भी लोगों का ये कहना था कि जो राजनीतिक समाजीकरण है ना, राजनीतिक समाजीकरण है ना, वो क्या करता है, हमें राजनीतिक अवस्था को, राजनीति के सिस्टम के नियमों कानूनों को क्या करता है, अवगत करवाता है, उससे हमें विकास करवाता है। जैसे हमारा ज्ञान में विकास कैसे होता है, जब हम किसी से कुछ सीखते हैं, हमारे देश में भी क्या चल रहा है, राजनीतिक सिस्टम कैसा है, कब चुनाव होने वाला, क्या वोट देना है, ये सब चीज़ों का हमारे मन में क्या होता है, विकसित होता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अवस्था के कारण, हम अपने राजनीतिक सिस्टम के कारण, हमारे जो नियम कानून है उससे कहीं ना कहीं हमारा विकास होता है। और विकास किसकी वजह से होता है, सामाजिकरण की विकास होता है। क्योंकि जो देश में नियम कानून बना हुआ है वो पीढ़ी से हम अपने पीढ़ी में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कौनांक के अकॉर्डिंग इसने क्या कहना था इसका, कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति के बारे में अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं। वेरी सिंपल है। इसने ये कहा कि राजनीतिक समाजीकरण के कारण से क्या होता है, राजनीतिक में जितने सारे सिस्टम है वो ज्ञान किसको मिलता है, लोगों को मिलता है। लोग उस चीज़ें के बारे में सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलिए, अब इन सभी परिभाषाओं का मतलब क्या हो गया, सभी लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो इन सभी परिभाषाओं का अर्थ यह निकलता है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों को अपने राजनीतिक सिस्टम की शिक्षा प्रदान करना तथा विकसित करना, ताकि वे लोग फिर से सिस्टम को अच्छे से चलाने में सहयोग प्रदान करें। देखिए, राजनीतिक समाजीकरण का मेन मुख्य ये उद्देश्य होता है कि जो हमारा देश में आज स्थिति चल रहा है, जो ज्ञान बुद्धि जिस तरीके से देश का विकास किया जाता है, वही सिस्टम, वही नियम कानून, उसी चीज़ों के बारे में आने वाले पीढ़ी भी बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, ताकि वो भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री और भी चीज़ें बने और हमारे देश को एक सही रूप से चलाया जा सके। नहीं तो अगर उसको ज्ञान नहीं रहेगा तो हमारे देश को कोई भी लूट के ले जा सकता है। इसलिए हम अपने देश के बारे में हमको जानना है, जागरूकता होना कि दूसरे से लड़ाई कैसे करना है, बॉर्डर पर कैसे लड़ना है। तो इससे हमें क्या होगा, हम अपने देश को आगे अच्छे रूप से चला पाएंगे। इसी बस मेन रीजन यही होता है, ठीक है, ताकि हम लोगों को सिखाएंगे तभी तो लोग फिर बाद में आकर के यहाँ पे काम कर पाएंगे। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता जाता है, जो बताया गया था राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण तत्व और साधन। इसका मतलब ये होता है कि राजनीतिक समाजीकरण का जो बढ़ावा मिलता है, अभिकरण मीन्स बढ़ावा, तत्वों, उसका जो साधन है, किस साधन की वजह से, किस तत्व की वजह से, किस अभिकरण की वजह से राजनीतिक समाजीकरण आगे बढ़ता है। तो पहला होता है परिवार, क्योंकि हमें बचपन में बताया गया है कि हमारे परिवार हमें ज्ञान बुद्धि देता है, तभी तो हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर हम क्या करते हैं, राजनीतिक समाजीकरण का मतलब आसंतनी करते हैं, उसमें बढ़ोतरी होता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मिलता है। अगर मान लो हम लोग जन्म लिए, माता पिता से पिछड़ गए, कोई ज्ञान बुद्धि नहीं दिया, तो क्या हम लोग तेज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन में परिवार सबसे बड़ा योगदान देता है राजनीतिक समाजीकरण में। परिवार पहला पाठशाला मानी जाती है, कि जिसमें वह अपने परिवार से संस्कृति रीति रिवाज को सिखाते हैं हमें, और अपने माता पिता का कहना मानते हैं, साथ ही हमें घरों वाले जैसे कहते हैं वैसे ही हम लोग सुनते हैं। इससे हमारे राजनीतिक नियमों व कानूनों के भी मानने से अवगत होता है। देखिए, हमारे देश में अपने हम लोग घर में क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, माता पिता हम लोग सिखाते हैं कि बेटा तुम्हें गलत काम नहीं करना है, हम तुम्हें पीटेंगे, तो डर लगा रहता है। ठीक, यही सब डर की वजह से यही हम लोग रीति रिवाज सीखते हैं कि नहीं, गलत करने पर पीटा भी जाता है। ऐसा हम लोगों ने माता पिता हमारे साथ किया है, तो हम लोग देश में भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी डर बन जाएगा कि देश में गलत करेंगे तो हमें पीटा जाएगा। ठीक है, माता पिता, उसके बाद और भी इसमें परिवार में आप लोग और भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने नहीं लिखा क्योंकि टाइम बहुत कम था। परिवार में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जब हम बच्चे क्या होता है, बच्चों का डिमांड पूरा नहीं किया जाता तो वो माता पिता के साथ लड़ते हैं। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कुछ माता पिता को बोलते हैं कि लाने के लिए, अगर नहीं लाते तो हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। लड़ाई करते हैं किस लिए, अपना मांग के करने के लिए। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने अपने घरों में सीखा कि जब हमारे मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग थोड़ा बहुत लड़ाई करते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारे देश में भी हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम लोग देश के प्रति क्या करते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ों से हम लोग घर परिवार से ही सीख करके हम लोग राजनीतिक में जाते हैं, मतलब बड़ा तौर पर काम करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि हम लोग को ज्ञान कहाँ से मिलता है, परिवार से मिलता है, परिवार से ही मिलता है, जिसके कारण से राजनीतिक समाजीकरण का बढ़ावा भी मिलता है। दूसरा, शिक्षक संस्थाएं, विद्यालय, जो हम लोग को विद्यालय के द्वारा मिलता है। ठीक है, विद्यालय में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरीका के लोग रहते हैं, अलग अलग शिक्षक रहते हैं, अलग अलग तरीका के हम लोग पढ़ाई करते हैं। इससे अलग अलग राजनीति के बारे में पता चलता है, अलग अलग ज्ञान के बारे में पता चलता है, हम लोग सीखते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण में बढ़ोतरी मिलता है। राजनीतिक दल वो लोग होते हैं जो राजनीति में काम करते हैं, जैसे वो ये पार्टी में, वो ये पार्टी में। तो आप लोग देखते होंगे बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन भी करवाते हैं, राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम भी करवाते हैं। कोई ये भारतीय जनता पार्टी से, कोई वो पार्टी से है, उसका करवाता है। तो हम लोग को क्या मिलता है, उससे ज्ञान मिलता है कि हम लोग सीखते हैं, बुझते हैं कि हाँ, राजनीतिक पार्टी का ज्ञान करवाया जाता है, तब कहीं जाकर के लोग वोट जीतते हैं, उनका बढ़ोतरी किया जाता है। ठीक है, कभी लोगों का बुराई नहीं किया जाता है। ये सब चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से भी राजनीतिक समाजीकरण में बढ़ावा मिलता है। जब वो सामाजिक दलों द्वारा कोई कार्यक्रम करते हैं, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, सीखते हैं, तो पता चलता है हाँ कि ये दल किस में है, कौन लोग अच्छे बोल रहे हैं, कौन लोग अच्छे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक, हम लोग अपने राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, गीत हो गया, चिन्ह हो गया, आदि से भी देश के प्रति गर्व का उत्पन्न करते हैं कि हाँ, ये हमारा देश का क्या है,
ये हमारा देश का चिन्ह है। क्या हम लोगों ने हमको पढ़ा है कि जो हमारा राष्ट्रीय चक्र है, हमारा जो राष्ट्रगान है, जन गण मन, ये सब चीज़ें हमारा देश का राष्ट्रगान है, तो ये कहीं भी गाया जाएगा तो ये हमारा गर्व उत्पन्न होगा। इससे हमारा राजनीतिक समाजीकरण का भी क्या होता है, बढ़ावा होता है। संचार के साधन, संचार मीन्स हो गया टीवी वगैरह जो हम लोग इंटरनेट वगैरह के द्वारा यूज करते हैं, ठीक है। जन संचार जो लोगों द्वारा समाचार वगैरह टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ऑनलाइन पहुंचता है, तो जन संचार का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, मीडिया के द्वारा ये सब चीज़ें हमें जानकारी मिलता है और हमें ये पता चल पाता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। उस चीज़ें से वो हमारे देश में क्या चल रहा है, वो चीज़ें हमें हमारे अंदर आता है और हम उस चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि राजनीतिक समाजीकरण में आने वाली बाधाएं, कि राजनीतिक समाजीकरण में कब आती है बाधाएं। तो राजनीतिक समाजीकरण में तब आती है बाधाएं जब हमें अच्छा गुण ना दिया जाए। हमारे समाज जो है अच्छा तरीका से नहीं चल पा रहा है, समाज में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उस टाइम से हम लोग समाज को इग्नोर कर देते हैं, समाज की बातों को नहीं मानते और वही आदत हमारे अंदर लगा रहता है जो हम राजनीतिक में भी क्या करते हैं, उस बातों को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा समाज अच्छा नहीं होता है और हमारे माता पिता का कम शिक्षित होते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और वो हमें अच्छे ज्ञान प्राप्ति नहीं दे पाते हैं, अच्छे पढ़ा लिखा नहीं पाते, जिसकी वजह से हम लोग भी राजनीतिक समाजीकरण में क्या हो जाता है, बाधा डल जाते हैं, उसका ज़्यादा विकास हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसका साथ ही जब पर्यावरण हमारा ख़राब हो रहा होता है और हम लोग बीमारी हो जाते हैं, तो उस वजह से हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते, बीमारी की वजह से हम लोग मर जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा दिनों तक बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से भी सामाजिक संस्कृति का विकास नहीं हो पाता है। साथ ही जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने माता पिता के साथ रहता है और जैसा ही माता पिता उसे व्यवहार में सिखाते हैं, जैसे ही बच्चा अगर गलत सिखा रहे हैं तो लोग गलत की ओर जाएंगे, अच्छा सिखा रहे हैं तो अच्छा की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब बच्चे अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखता रहे, ऐसे में अगर बच्चा माता पिता ही गलत कर जाएँ तो बच्चे भी गलत कर जाएंगे और उनका बच्चा भी आने वाला ही गलत रास्ते पर चलेगा, फिर उनका बच्चा आने वाला ही गलत रास्ते पर चलेंगे, ठीक है। इससे भी क्या होगा, राजनीतिक समाजीकरण का कम विकास हो पाएगा, ठीक है। फिर बुरा समाज में व्यवहार, अगर हम समाज में बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा संस्कृति करते हैं, तो इससे भी हमारा असर पड़ता है राजनीतिक समाजीकरण में। अब यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है। ये निष्कर्ष मीन्स पूरा अपने ऊपर में क्या पड़ा उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो उपरोक्त बिंदुओं को पढ़ने से मुझे इस बात का पता चलता है कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा देता है। यानी राजनीतिक समाजीकरण जब एक चीज़ से दूसरे लोगों में मिलता है तो उससे संस्कृति बढ़ जाता है कि उनका संस्कृति ऐसा था तो वही संस्कृति हम दूसरे लोगों को भी दे देते हैं। तो इससे संस्कृति और समाजीकरण में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, संस्कृति में भी दूसरे का संस्कृति हम लोग अपना संस्कृति अपनाते हैं, ठीक है। तो वही संस्कृति है जो हमारा परंपराएं से चलते हुआ रहा है और परंपराएं से चलते हुआ रहा उसी चीज़ को हम भी अपनाते हैं, तो वो भी हमारा समाजीकरण भी होता है, ठीक है। अगर बुरा या अच्छा जैसा भी राजनीतिक समाजीकरण का विकास होता है, यानी कि अच्छा हो या तो बुरा हो, जैसा भी हमारा राजनीतिक समाजीकरण, जैसा हम अच्छे हैं तो हमारा बेटा भी अच्छे होगा, तो इससे राजनीतिक जो संस्कृति भी होगा वो अच्छा होगा। अगर हम खराब हैं तो हमारा खराब गुण ही हमारे बेटे में जाएगा, यानी कि हमारा खराब समाजीकरण मेरे बच्चे में जाएगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, खराब ही होगा। तो इससे जैसा हमारा समाजीकरण रहता है वैसा ही राजनीतिक संस्कृति पर भी प्रभाव डलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जाति और धर्म के प्रभाव की विवेचना करें। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीति की जगह भारतीय लोकतंत्र भी दे सकता है, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आया। अगर भारतीय राजनीति से आया तो भारतीय राजनीति लिखना आंसर में, और लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र आपको लिखना है। क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट आपको याद रखना है और 7 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म जैसे सामाजिक आर्थिक निर्धारकों की भूमिका का विश्लेषण करें। या तो क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे दे देगा कि भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। मतलब हमारा जो भारत देश है ना, उसमें जाति और धर्म के बारे में बताना है। अब बस आप इतना समझो, जाति और धर्म के बारे में बताना है, चाहे जाति आपस में लड़ झगड़ रहे हैं उसके बारे में बताना है, या तो भारत सरकार ने जाति को लड़ने झगड़ने से बचाने के लिए जो नियम कानून बना रखा है उसके बारे में आप लिखो। सेम इसी प्रकार से धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। या तो फिर भारत ने जो योजना बनाई है ताकि धर्म आपस में लड़े ना, एक समानता का अधिकार सबको प्राप्त है, तो जो सरकार प्रयास कर रही है कि लड़ाई ना हो, ये सब भी आप लिख सकते हैं। और जो ये लोग खुद भी लड़ रहे हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो हम जाति और धर्म दोनों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जाति के लिए आप इतना पॉइंट को याद रखेंगे, बाकी जो धर्म है इसके लिए आप इतना पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे भारतीय लोकतंत्र में पहले जाति की भूमिका, जिसमें से हम 8 पॉइंट पर बात करेंगे, और हम देखेंगे भारतीय लोकतंत्र में धर्म की भूमिका, जिसमें से हम ये 7 पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमिका का बात करते हैं, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है ना, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जहाँ पर सारे लोग आज़ाद से रह सकते हैं, किसी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है ना कि बहुत बड़ा विशाल देश है जहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर एक धर्म के लोग तो है नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। और इनकी
चलो ठीक है, अलग अलग अगर मान लो कि जाति धर्म के लोग रहते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इनकी भाषा संस्कृति भी अलग अलग है। कहीं दूसरा राज्य में जाओगे तो वहाँ लोग अलग भाषा बोलते हैं, दूसरा राज्य में जाओगे तो अलग भाषा बोलते हैं। तो ये सब समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाई है, और हम इस बात पे गर्व करते हैं कि हमारे एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी हमारा देश इतना सुरक्षित चल रहा है। ठीक है, भारत में जाति धर्म दो ऐसे कारक है ना, भारत में एक जाति और धर्म दो ऐसा गंदा कारक है ना, जो लोग भड़क जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करती है ना, आपस में लड़ना झगड़ना घृणा करना। इसलिए संविधान सभी जाति और धर्म के लिए समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था कर रखा है, ताकि लोग आपस में लड़े ना, है ना। इसी चीज़ों को समाधान के लिए, जाति धर्म के समाधान के लिए समानता का अधिकार, कि सबको एक समान अधिकार है, जो इस जाति के लोग कर सकते हैं वही उस जाति के लोग कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी के भी धर्म के अपमान नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय मतलब सबको समाज में न्याय मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा संविधान अधिकार देता है सभी धर्म और जातियों को। बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में जाति की भूमिका। तो भारतीय लोकतंत्र में जाति की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण और जटिल है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही जटिल भी है, मतलब बहुत ही व्यापक जिसको कह सकते हैं। ठीक है, कठिन। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या बताया गया कि जाति ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में गहरा प्रभाव डाला है। मतलब जाति ने हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डाले हैं। देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में जाति की क्या भूमिका है। ठीक है, सबसे पहला सामाजिक पहचान और राजनीतिक पहचान। हम लोग जाति के आधार पर सामाजिक पहचान और राजनीतिक पहचान करते हैं। सामाजिक पहचान मतलब अरे ये जाति का है, ये इसके साथ दोस्ती करो, ये अच्छा तुम मेरा ही जाति का है, ऐसे करके। राजनीतिक पहचान, राजनीतिक में भी पार्टी लोग क्या करती है, देखती है कि इस धर्म के लोग या तो फिर इस जाति के लोग हैं तो हम लोग इसी जाति के बारे में बात करेंगे, मतलब राजनीतिक में भी इसका पहचान होता है। आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय, ये सब हम लोग अभी नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समाज में समानता और विभाजन दोनों, संविधान और कानून की भूमिका, मतदान पर प्रभाव, जाति आधारित व्यवसाय, रोजगार में असमानता, जाति आधारित आरक्षण। देखते हैं क्या करके। सामाजिक पहचान और राजनीतिक पहचान। देखो, जाति जो है वो लोगों की एक बड़ी ही पहचान है, यानी जाति के आधार पर लोगों का पहचान होता है, चाहे समाज में बोलो चाहे राजनीति में बोलो। लोग अक्सर अपनी जाति के हिसाब से वोट करते हैं, यानी वोट डालते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां अपनी योजनाएं और उम्मीदवार जाति के अनुसार चुनती है। ठीक है, अब पता है क्या होता है सो अभी हम लोग देखते हैं जाति के हिसाब से ही वोट डालते हैं। तो जो पार्टियां होती है ना, वो भी जो अपना योजना बनाती है ना, ताकि लोगों को फायदा, वो जाति को देख करके बनाती है कि किसकी जाति सबसे ज़्यादा है, उसी के लिए हम लोग योजना बनाएंगे। ठीक है, और उम्मीदवार जाति के अनुसार भी चुना जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उम्मीदवार को अपने जाति के अनुसार से भी चुनते हैं, ताकि वो ज़्यादा वोट पा सके। मतलब क्या है पता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो ये देखती है ना कि जो भी वो योजना बनाती है ना, राजनीतिक पार्टियां, कोई भी पार्टी हो गया, वो योजना बनाती है और उम्मीदवार जाति के अनुसार चुनती है। ठीक है, क्यों? देखो, मान लो कि हमारा एक पार्टी है, अब उस पार्टी में कोई व्यक्ति शामिल होना चाह रहा है, तो हम उसी पार्टी को चुनेंगे जिसका देखेंगे कि हाँ ये जाति का पार्टी है, और हम देखेंगे ये जाति का पार्टी जिसका जनसंख्या बहुत कम है, तो फिर क्या करेंगे उसको चुन के। ठीक है, ऐसे देखा जाता है। मतलब जो भी योजना बनाती है राजनीतिक पार्टियां, वो भी जाति को देख करके, अगर अपने में किसी को शामिल करना हो कोई उम्मीदवार को, तो वो भी जाति को देख करके। ऐसा इसलिए ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट को पा सके। अगर उनको लगता है कि ये जाति से हमारा नहीं बन रहा, ये जाति लोग हमारा बुराई कर रहे हैं, तो उसी जाति के कोई नेता को हम अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तब तो हमको वोट डालेंगे ना। तो ऐसे भी ये लोग देखते हैं, है ना। इसमें जाति राजनीतिक पहचान बन जाती है ना। यानी कि कौन अच्छा काम कर रहा है, इससे उनकी पहचान नहीं बनता, जाति के आधार पर उनका पहचान बन जाता है। आगे देखो, आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय। संविधान में आरक्षण दे करके समाज में न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इधर लोग लड़ रहे हैं आपस में। सरकार ने कमजोर जातियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि ST SC OBC, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आरक्षण नीति बनाई गई, ये सभी के लिए आरक्षण दिया गया इनको। इसका मतलब है कि इन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति में खास सीटें दिया गया, मतलब इसको थोड़ा सा छूट है। ठीक है, ताकि वे पीछे ना रहे और बराबरी का मौका मिले इसको। ठीक है, समाज में समानता और विभाजन दोनों। देखो, समाज में ना समानता भी होता है जाति के आधार पर और विभाजन भी होता है। अगर हम लोग भाईचारा के रूप में रहेंगे कि नहीं, चाहे आप अलग जाति को, हम अलग जाति का, लेकिन मिल के रहेंगे तो समानता बना रहता है समाज में। लेकिन वही अगर आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं तो विभाजन का कारण बन जाता है, कि समाज टूट जाता है। जाति के कारण समाज में समानता बना रहता है, लेकिन इसी के साथ साथ जाति के नाम पर कभी कभी समाज में, यहाँ पे समझ लिखा गया, कभी कभी समाज में क्या हो जाता है, बंटवारा भी हो जाता है। संविधान और कानून की भूमिका। देखो,
जाति पर संविधान और कानून दोनों की भूमिका है। भारतीय संविधान ने जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए कई नियम भी बनाए हैं और कमजोर जातियों को आरक्षण भी दिए हैं, ठीक है, ताकि वो ऊपर उठ सके। लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाता है, यहाँ पे मजबूत होगा, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया। संविधान के द्वारा जो हम सभी को अधिकार मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, तो इससे क्या होता है पता है, हमारा लोकतंत्र देश क्या होता है, मजबूत होता है। मतदान पर प्रभाव, देखो जाति का मतदान पर भी प्रभाव पड़ता है। जाति अक्सर मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है और कई मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवारों को ही वोट डालते हैं। जो मतदान करने के लिए जाते हैं उसी को बोलते हैं मतदाता। ये लोग क्या करते हैं, अपने ही जाति के लोगों को वोट देते हैं, है ना। जाति आधारित व्यवसाय, और व्यवसाय में भी हम लोग देखते हैं कि जाति का बात आ जाता है। व्यवसाय मतलब कोई भी काम धंधा जहाँ से पैसा आता है, ठीक है। जैसे भारत में जाति व्यवस्था के तहत विभिन्न जातियों के लिए विशिष्ट व्यवसाय निर्धारित किए गए हैं ना, यानी भारत में अलग अलग जाति के लिए अलग अलग व्यवसाय भी निर्धारित किया गया है। हम लोग जानते हैं कि वो उस जाति का तो उसका यही काम है, हम इस जाति का हम तो हमारा यही काम है। ये हमारा बहुत ही पहले से चलते आ रहा है। जाति के अनुसार हम लोगों का काम भी बांट दिया गया, यानी हमारा व्यवसाय भी बांटा गया है। जैसे कि दलित जातियों के लिए सफाई और मेला ढोने का काम, ये हमारे नज़र में बसा हुआ है कि जो दलित जाति हैं वो सफाई करेंगे और मेला ही ढोएंगे और मेला को साफ सफाई करने का काम करेंगे, है ना। रोजगार में असमानता को देखते हैं कि अरे ये दूसरा जाति का तो उसको हम क्यों यहाँ पर नौकरी देंगे, ऐसे भी देखा जाता है। तो जाति के आधार पर आर्थिक अवसरों में असमानता आज भी देखी जाती है, ठीक है, यानी काम धंधों के रूप में, रोजगार में, यहाँ आर्थिक की जगह में आप रोजगार अवसर के में असमानता लिख सकते हैं, ठीक है, कि जाति के आधार पर रोजगार के अवसर में असमानता देखने को मिलती है। जैसे कि उच्च जातियों के लोगों को बेहतर शिक्षा मिलता है और रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको उच्च रोजगार ही नहीं मिलता। जब पैसा ही नहीं आएगा तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, तो उसको उच्च शिक्षा नहीं मिलता, बड़े बड़े कोर्स नहीं करवा पाते हैं। जाति आधारित आरक्षण, ठीक है, भारत में जाति आधारित आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक अवसर प्रदान करना, लेकिन इसका लाभ अक्सर केवल कुछ ही जातियों तक सीमित रहता है। देखो, जाति आधारित आरक्षण मतलब सरकार ने जाति के प्रति बहुत सारे आरक्षण दे रखे हैं। कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, घर बनाने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन इसका जो लाभ है ना, इसका जो अवसर है ना, वो सभी को नहीं मिल पाता है। बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में अब धर्म की भूमिका। तो भारतीय जिस प्रकार से जाति एक समस्या था और सरकार ने जाति भेदभाव को कम करने का प्रयास किया, सेम वैसा ही धर्म भी है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में धर्म की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि सिर्फ हिंदुओं का ही देश है या मुसलमानों का ही देश है। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी जाति का साथ भेदभाव नहीं होगा। जहाँ संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, और राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नहीं, जो हमारा देश है, राज्य मतलब हमारा जो देश है, वो धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेगा कि आप इस धर्म के हैं तो आपको ही सिर्फ फायदा मिलेगा, ठीक है, तो फिर आप ही नौकरी कर सकते हैं। इसके बावजूद भी धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मतलब इतना कुछ सरकार किए हैं धर्म को एक साथ करने के लिए ताकि आपस में लड़े ना, फिर भी धर्म का प्रभाव हमको दिखाई देता है। देखो, अब हमको कुछ धर्म के बारे में बता देना, जो सरकार प्रयास कर रही है वो भी, और जो इधर जनता लड़ रहे हैं वो भी, सब कुछ बता देना धर्म के बारे में। धर्मनिरपेक्षता, सरकार ने धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाई है कि कभी भी किसी भी धर्म के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। उम्मीदवारों का चुनाव, अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को संतुष्ट करना, धर्म के आधार पर भागीदारी, सामाजिक एकता और विभाजन, धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं और धार्मिक उद्योग। अगर ये सब पॉइंट आपको याद नहीं रहता तो सीधा सीधे आप इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे नंबर 1 दे करके, ठीक है। देखो, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है कि राज्य यानी देश कोई भी धर्म, यानी कि जो राज्य है यानी देश है, वो देश का कोई भी धर्म नहीं है, यानी हमारा देश में कोई भी धर्म नहीं है तो सब है ना, तो हम किसी एक धर्म को ऊंचा नहीं मान सकते हैं, और सभी धर्म समान किया जाएगा, है ना, यानी सभी धर्मों का क्या किया जाएगा, समान किया जाएगा। उम्मीदवारों का चुनाव, देखो उम्मीदवारों का जो चुनाव होता है ना, वो भी धर्म को देख करके होता है। समस्त राजनीतिक दल चुनाव से पूर्ण अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं ना। जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है, जैसे ये राजनीतिक पार्टी है, तो ये क्या करती है, ये अपने उम्मीदवारों का जो चयन करती है ना, कि हमारे जो उम्मीदवार को हम चयन करेंगे वो धर्म के आधार पर किया जाता है। ऐसा करते वक्त तकरीबन सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के धर्म और चुनाव क्षेत्र के लोगों के धर्म के प्रति खास ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब चुनाव का समय आता है तो राजनीतिक दल खास करके क्या करती है, धर्म को अधिक ध्यान देती है, अपने कामों को ध्यान नहीं देती है, धर्म को ज़्यादा ध्यान देती है। अल्पसंख्यक धर्म
के लोगों को संतुष्ट करना। देखो अब क्या कर रही है पता, पार्टियां जिनकी संख्या कम है, ठीक है, उन लोगों से भी वोट प्राप्त करना, उन लोगों से भी मतदान करवाना है, ताकि वो हमारे पार्टी में वोटिंग करेंगे, वोट डालेंगे। इसके लिए उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उनको खुश करने का प्रयास किया जाता है। वो कैसे, देखो सभी राजनीतिक पार्टियां अधिक बहुमत हासिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करते हैं, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त करें, है ना। यानी जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जिनकी संख्या कम है, वैसे धर्म के लोगों को भी ये संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं कि आप मेरे धर्म ये, ताकि हम क्या करें, अधिक से अधिक वोट से हम जीतें। लोग चाहते हैं कि हम जिनकी धर्म क्या है मतलब ऐसे धर्म के लोग जिनकी संख्या कम है, उसको भी हम क्या करेंगे, जाएंगे और कुछ कहेंगे कि आपके धर्म के लिए कोई कुछ नहीं करता, हम करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके और बहुमत से जीत सके। धर्म के आधार पर भागीदारी, देखो हर एक राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने उम्मीदवारों की सूची में शामिल करें, जिससे कि उन धर्मों के लोग उस दल को वोट करेंगे। देखो मान लो ये वो राजनीतिक दल है, एक पार्टी मान लेते हैं बीजेपी, ये एक राजनीतिक दल है, ठीक है। तो राजनीतिक दल में आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे नेता आज बीजेपी पार्टी में मिल गया, तो कांग्रेस पार्टी में मिल गया। तो देखो राजनीतिक दल में उसी लोगों को सीट मिलता है ना, जो देखा जाता है कि अलग अलग धर्मों के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। ये प्रयास करते हैं कि लगभग लगभग हम वही सारे लोगों को शामिल करें जो अलग अलग धर्म में आते हों। ये नहीं कि एक ही धर्म के सारे लोगों को शामिल करेंगे, अलग अलग धर्मों के लोगों को शामिल करेंगे, ताकि मान लो कि एक हम नेता को, हिंदू के नेता को भी शामिल कर लिए, मुस्लिम नेता को भी शामिल कर लिए अपने पार्टी में, सिख नेता को भी शामिल कर लिए, तो अब क्या मुस्लिम लोग हमको वोट नहीं डालेंगे? डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उसके भी नेता हमारे पार्टी में शामिल है। तो ऐसे करने का ये प्रयास करते हैं। सामाजिक एकता और विभाजन, कभी कभी धर्म के आधार पर हमारा समाज में एकता बना रहता है, तो कभी कभी ये हमारा एकता टूट भी जाता है। धर्म जो होता है ना, वो सामाजिक एकता के लिए प्रेरणा भी देता है। यानी धर्म कभी कभी क्या होता है ना, हमारे समाज को एकता बना करके रखता है। जैसे हम लोग को लगता है कि देखो हिंदू धर्म वाले लोग कैसे एक साथ मिल के रह रहे हैं, हम लोग मुस्लिम धर्म वाले भी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। कभी कभी लोग एकता बना करके भी रहते हैं, कभी कभी हिंदू और मुस्लिम आपस में भी लड़ जाते हैं, तो कभी कभी धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक मतलब लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं, पता है कि भारत में अलग अलग प्रकार के जातीय धर्म के लोग रहते हैं और उनकी रीति रिवाज भी अलग अलग है, परंपराएं भी अलग अलग है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो थोड़ा मुठभेद है वो हो ही जाता है। धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं भारतीय समाज में गहराई से जमी हुई है। मतलब भारत समाज में ही सबसे ज़्यादा आपको रीति रिवाज परंपराएं देखने को मिलेगा, पूजा पाठ, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं जिनका सबका अलग अलग परंपरा रीति रिवाज है ना, जिनकी परंपराएं रीति रिवाज अलग अलग है और समाज में इसके प्रभाव अलग अलग रूपों में भी देखने को मिलता है। ये अलग अलग रूप से समाज में प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इनका रीति रिवाज संस्कृति सब क्या है, अलग है। धार्मिक उद्योग, उद्योग मतलब काल कारखाना, कोई भी उद्योग समझ लो, जहाँ पे कोई बिजनेस हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं, कोई कुरकुरी का दुकान में काम कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग उद्योगों को यानी अपना व्यवसाय को भी धार्मिक से जोड़ते हैं, ठीक है। धार्मिक उद्योग जैसे कि पूजा की सामग्री मान लो ले लो, कोई धार्मिक किताब अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है उसको ले लो। एक बड़ा बाजार है जो लोगों की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करती है, अलग अलग धर्म के लोगों के अलग अलग तरीक़ा से पूरा करते हैं, उनके धर्म से ये जुड़े होते हैं, है ना। पूजा की सामग्री है तो हिंदू धर्म वाला है तो हिंदू धर्म वाले ही लेंगे, अगर धार्मिक पुस्तक जो मुस्लिम का है तो मुस्लिम ही लेंगे, उसको हिंदू नहीं लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक उद्योग भी हमारे देश में देखा जाता है कि अलग अलग धर्म के लोग अपने ही व्यवसाय यानी कि अपने ही मतलब आवश्यकता की चीज़ों को खरीदते हैं, दूसरे धर्म के चीज़ों को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। अब ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि सरकार कुछ अच्छाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत भी है तो कुछ अच्छाई भी है। अब बात करते हैं जाति और धर्म को संतुलन करने के लिए कदम उठाना, कि हम क्या प्रयास करें ताकि जाति और धर्म के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो। तो देखो पहला क्या है कि भारतीय संविधान में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। संविधान में ये घोषित कर दिया गया कि कोई भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, जिसका पालन हम सभी को करना चाहिए। तो आराम से ऑटोमेटिक है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दूसरा क्या है कि सभी वर्गों में समानता का संदेश फैलाने के लिए शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। अभी भी बहुत लोग अनपढ़ हैं जिसको पता नहीं चलता है कि हम लोगों को आपस में लड़ने से खुद का ही नुकसान होता है। तो शिक्षा जब सभी को प्राप्त होगा ना, तो इससे क्या होगा, संदेश फैलेगा कि हम लोगों को एक साथ मिल के रहना है। तीसरा है भेदभाव, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ के खिलाफ जो है ना, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है, जो भेदभाव है, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ कड़े, है ना, ये कड़े है, कड़े दंड का प्रावधान करना, ताकि कोई भी जाति धर्म के आधार पर अत्याचार भेदभाव और हिंसा बाद में फिर ना कर सके। जो भेदभाव कर रहा है उसको कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। मीडिया को
जाति, यहाँ पर क्या होगा जाति, ठीक है। मीडिया को जाति ही और धर्म, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जाति और धर्म होगा, ठीक है। मीडिया को जाति और धर्म के भेदभाव को दूर कर सकारात्मक विचार फैलाना चाहिए, क्योंकि मीडिया को हर कोई मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ों को देखता है, जो मीडिया में बताया जाता है लोग देखते हैं। तो मीडिया को ये चाहिए कि जाति और धर्म के बीच भेदभाव नहीं करवाए, बल्कि उसको एकता बना के रखे और ये संदेश सब में सकारात्मक रूप में फैलाएं। नेक्स्ट है रोजगार और समान अवसर के माध्यम से जाति और धर्म के भेदभाव को दूर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर सरकार क्या कर रही है, रोजगार दे रही है सभी धर्म के लोगों को और समान अवसर दे रहे हैं, मतलब जो हिंदू को अधिकार दे रहा है, जो हिंदू के लिए कर रही है वही मुस्लिम के लिए भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि एक साथ मिल करके रहेंगे लोग, ठीक है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में भाषाओं के प्रभावों की विवेचना करें। तो भारतीय राजनीति में भाषा का प्रभाव क्या है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है भूमिका। तो भारतीय राजनीति के अनेक तत्वों में से एक भाषा भी है, मतलब भारत के जो राजनीतिक है उसमें अनेक तत्व हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल है देश है, ठीक है। तो इसमें अनेक तत्व हैं, उनमें से एक भाषा भी है, ठीक है। भारत एक बहुभाषी देश है, बहुभाषी मतलब जहाँ पे बहुत सारा भाषा बोला जाता है, ठीक है। भारत में अनेक प्रकार का भाषाएं प्रचलित है, यहाँ पे बहुत प्रकार की भाषा बोली जाती है। हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। ये बात आप भली भांति परिचित है इस बात से, ठीक है। आगे क्या है, भाषा लोगों के बीच में संचार का प्रमुख साधन है। जो भाषा है वो लोगों के बीच में क्या है, संचार का प्रमुख साधन है। संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह भेजना। तो भाषा के माध्यम से हम लोग बोल करके एक जगह से दूसरे जगह भेजते कि नहीं भेजते हैं। हम लोग बोलते हैं एक गिलास पानी दो, हम बैठे हैं बट दूसरे के पास बोल दिए तो मेरा आवाज़ उसके पास चल गया। मतलब संचार मतलब वही होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो भाषा भी क्या होता है, लोगों के बीच संचार का काम करता है, यानी संचार का ये प्रमुख क्या है, साधन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या है कि भाषा की विविधता भारतीय समाज की अनूठी विरासत है। मतलब जो भाषा की विविधता है ना वो भारतीय समाज की अनूठी विरासत है। ऐसा नहीं कि ये अभी हुआ है, नहीं, जब से भारत हमारा निर्माण हुआ, जब से हमारा भारत देश बना है, तब से हमारा भाषा का विविधता है। भाषा का विविधता का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग प्रकार का भाषाएं पाई जाती है, ठीक है। किंतु यही विशेषता तब संकट बन जाती है। देखो भारत में भाषा अलग अलग लोग बोल रहे हैं बहुत पहले से, लेकिन ये भाषा अलग अलग बोलने वाले लोग भारत पर संकट तब बन जाते हैं ना, यानी संकट तब बन जाते हैं जब यहाँ पर बोली तथा लिखी जाने वाली अनेक भाषाओं के कारण लोगों के मध्य द्वेष उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब तक उन लोग अच्छा से रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोगों के बीच द्वेष उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाता है, अपने आप को ऊंचा दूसरे के नीचा, इस प्रकार का जब सोच विचार आता है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे देश को क्षति पहुँचाता है। नेक्स्ट 1950 से 1960 के बीच राजनीति का प्रमुख मुद्दा भाषा ही था। जो 1950 और 1960 के बीच में जितने सारे राजनीति का प्रमुख मुद्दा रहा था वो सब भाषा ही था, ठीक है। 10 साल पूरा भाषा का ही मुद्दा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग तथा राज्यों आंदोलन राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। देखो भाषा के आधार पर क्या करते हैं पता, राज्यों की मांग करते हैं कि हम लोग इतना लोग क्या है ये भाषा बोल रहे थे, हम लोग के लिए अलग राज्य बना दिए। तो इस प्रकार से मांग करते हैं अलग अलग राज्यों का और क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इससे हमारा राष्ट्रीय एकता क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका, कि जो भारतीय राजनीति है उसमें भाषा की क्या भूमिका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फ़ोटो ही क्लिक कर लिया, ठीक है। इसमें कुछ आपको डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं, आपको अपना लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, बस समझ आना, ठीक है। तो देखते कि भारतीय राजनीति में भाषा का क्या भूमिका है। तो देखो भाषागत होना कोई नकारात्मक नहीं है, अद्वितीय भाषागत विविधता से एकता बढ़ाने में थोड़ी समस्या होती है, ठीक है, थोड़ी समस्या होती है। किंतु यदि एक ऐसा संपर्क भाषा हो जो विविध भाषा भाषी लोगों को एक सूत्र में बांधे रखे तो यह समस्या आसानी से दूर हो सकती हो, किंतु ऐसा हुआ नहीं और भाषा का प्रश्न राजनीति का प्रश्न बन गया। भाषा को आधार बनाकर राजनीतिक दलों एवं राजनीतिकारों ने सामान्य जनता को भी उत्तेजित करने का प्रयास किया और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि ऐसा अनुभव होने लगा कि कहीं भाषा का प्रश्न हमारी राष्ट्रीय एकता को अखंडित ना कर दे। भाषा भारतीय राजनीतिक में निम्नलिखित प्रकार से भूमिका निभाती। देखो ये आपको भली बात नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, बट मैंने जो उधर आपको ऊपर समझाया वही बात यहाँ पे बताई है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपको नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना भारतीय राजनीति में
भाषा की भूमिका। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है और लिखना है भाषा भारतीय राजनीति में निम्नलिखित प्रकार से भूमिका निभाती है। भाषा भारतीय राजनीति में निम्नलिखित प्रकार से भूमिका निभाती है। ठीक है, चलो पहला पॉइंट आपको लिखना भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, कि भाषा के आधार पर क्या हो जाता है, राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। मतलब फिर से जैसे झारखंड एक राज्य है, अब यहाँ पे भाषा के आधार पर क्या किया जा रहा है, राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है। ठीक है, कि बोल झारखंड में एक झारखंड है, अब झारखंड में दो प्रकार के लोग हैं, एक ये भाषा बोल रहे हैं, एक वो भाषा बोल रहे हैं, दूसरे प्रकार की भाषा, तो वो उन लोगों के लिए एक अलग से राज्य बना दो। तो फिर से झारखंड को काट करके एक और झारखंड के से अलग होकर के दूसरा राज्य बना दो। तो इसी को बोलते हैं पुनर्गठन, कि राज्यों से फिर से एक पुनर्गठन राज्य बना देना। ठीक है, तो देखो भाषा राजनीतिक में यहाँ भूमिका निभाती है। जो भाषा होता है वो राजनीतिक में, किसी भी देश की राजनीतिक में यहाँ भूमिका निभाती है, जिसका प्रभाव हमें स्वतंत्रता के बाद से ही देखने को मिल रहा है। और हमें स्वतंत्रता के बाद से ही देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से भारत में अनेक प्रकार की जाति, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहे हैं और उनके बीच में कभी ना कभी मुठभेद विवाद चलता ही रहा है। ठीक है, सन 1952 में तेलुगु भाषी लोगों में प्रथम तेलुगु भाषा राज्य के लिए आंदोलन तीव्र हो गया था। पता है आप लोगों को? पता है 1952 में तेलुगु भाषी लोगों में पृथक तेलुगु भाषा राज्य के लिए आंदोलन तीव्र हो गया था। इन लोगों जो तेलुगु भाषा बोल रहे थे ना, तो इन लोगों के लिए जो राज्य की मांग था वो आंदोलन क्या हो गया था, तीव्र हो गया था, बहुत ज़्यादा तीव्र गति पकड़ लिया था। ठीक है, यह आंदोलन इतना तीव्र था, इतना तेजी था कि प्रधानमंत्री नेहरू उस टाइम थे, तो उनको भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना ही पड़ा। सोचो, भाषा के आधार पर इतना ज़्यादा ये संघर्ष था, ये जो युद्ध था, युद्ध तो नहीं बोलेंगे इसको, आंदोलन बोलेंगे। ये जो आंदोलन था इतना तीव्र गति पकड़ लिया था कि प्रधानमंत्री नेहरू को उसको राज्यों का पुनर्गठन करना ही पड़ा। ठीक है, तो ये होता है भाषा का पावर। हिंदी भाषा विरोधी राजनीति। देखो अब जो हिंदी भाषा वो क्या हो जाता है, विरोधी राजनीति। कैसे सो देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण के समय से ही हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिस्थापित करने पर राजनीति चल रही है। ठीक है, फर्स्ट से ही राजनीतिक में भारतीय हिंदी भाषा को घोषित किया गया हमारा राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, उस समय लोगों का कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का तात्पर्य होगा। ठीक है, उन लोगों का उस टाइम ये कहना था कि जो अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का तात्पर्य होगा। यह हिंदी भाषा जनता पर हिंदी थोपना। संविधान निर्माताओं ने तब यह निर्णय लिया कि जब तक हिंदी पूर्णतः विकसित नहीं हो जाती, सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी ही प्रयुक्त होगी और भारत सरकार हिंदी भाषा के विकास एवं विस्तार के लिए कार्य करती रहेगी। परंतु स्वतंत्रता के लगभग 70 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी, अब देखो यहाँ पे पॉइंट कट गया। ठीक है, तो मैं क्षमा चाहूँगा, बट आप लोगों को यहाँ से क्या लिखना है, हिंदी भाषा विरोधी राजनीति, कि जो हिंदी भाषा वो राजनीतिक इनका क्या करते हैं, विरोधी करते हैं। कैसे? क्योंकि भारतीय संविधान में शुरुआत से ही हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया, बट उस समय लोगों का कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पे हिंदी को प्रतिस्थापित करने में जल्दी करने का तात्पर्य होगा। ठीक है, मतलब अंग्रेजी के स्थान पर क्या, हिंदी को प्रतिस्थापित करने के लिए जल्दी करने का तात्पर्य होगा। उसके बाद बताया गया कि हिंदी भाषा जनता पर हिंदी थोपना, हिंदी जो भाषा वो जनता पर क्या करना, हिंदी थोपना। संविधान निर्माताओं ने ये भी कहा, जो संविधान निर्माता है ने तब तक यह निर्णय लिया कि जब तक हिंदी पूर्णतः विकसित नहीं होगा, जब तक हिंदी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जब तक हिंदी का भाषा का विकसित नहीं हो जाती है, तब तक सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी ही प्रयुक्त होगी। तब तक उनका ये कहना था कि जो अंग्रेजी सरकारी भाषा के रूप में क्या होगा, अंग्रेजी ही प्रयुक्त होगा और भारत सरकार हिंदी भाषा के विकास एवं विस्तार के लिए कार्य करती रहेगी। और भारत सरकार हिंदी भाषा के लिए क्या करेगी, विकास का और विस्तार का कार्य करेगी। मतलब समझे, सरकारी के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हिंदी भाषा का विकास के लिए और विस्तार के लिए सरकार कार्य करती रहेगी। ये आपको लिख देना। ठीक है, टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने अपना लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने नहीं लिख पाया ज़्यादा। ठीक है, राज्यों में भाषाई विवाद। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने के बावजूद राज्यों के अंतर्गत एवं सीमा पर भाषाई विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने के बावजूद भी राज्यों के अंतर्गत एवं सीमा पर, मतलब अब जब बांट भी दिया गया अलग अलग राज्यों को, तो बस सीमा मतलब ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ तक मेरा सीमा है, यहाँ तक मेरा सीमा, इस पर भी लड़ाई लड़ते हैं। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा पर स्थित बेलगांव असम में बंगाली और असमी भाषा को लेकर भी हमेशा उग्र विवाद वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल इसका लाभ उठाने के लिए ऐसे विरोध को और उग्र कर देते हैं। और क्या करते हैं पता है, राजनीतिक दल वाले जो विपक्ष पार्टी वाले होते हैं ना, वो थोड़ा सा बस मौका देखते हैं कि कहाँ पे आंदोलन हो रहा है, कहाँ पे विद्रोह हो रहा है, और वो और उनको छेड़ देने का प्रयास करते हैं।
ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इससे हमारा देश क्या होता है, पीछे की ओर चला जाता है। अन्य भाषाओं की मान्यता की राजनीति। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। उसके बावजूद मांग थमी नहीं, उसके बावजूद भी 22 भाषा को बताइए, उसके बावजूद भी मांग और बढ़ता गया। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों कई क्षेत्रीय भाषाओं को 8वीं अनुसूचित में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, जैसे भोजपुरी हो गया, मंडारी हो गया आदि, ठीक है। तो ये सब भाषा को हमारे यहाँ पे अनुसूचियों में शामिल करने के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट है 5वां, भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति। यानी कि भाषाई आधार पर अनेक राज्यों के निर्माण के बावजूद भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या भी वैसे ही बनी हुई है। यह अल्पसंख्यक वर्ग अनेक प्रकारों से अपने भाषाएं संरक्षण की मांग कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक होता है, जिसका जनसंख्या कम है, वो भी अपने भाषाएं के लिए क्या कर रही है, आंदोलन करती है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में उर्दू, कर्नाटक में मराठी, पंजाब में हिंदी आदि राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या विद्यमान है, और यह यहाँ स्थानीय राजनीति में यहाँ भूमिका भी निभाते हैं। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर मतदान व्यवहार। जो होता है ना व्यवहार, भारत में मतदान व्यवहार भी भाषा के आधार पर किया जाता है। सोचो, भाषा के आधार पर मतदान भी किया जाता है। लोग उसी पार्टी को मत देते हैं जो उनकी भाषा से संबंधित हो या उनकी भाषा की उन्नति के संबंध कार्यरत हो। सोचो, वैसे भी आज के टाइम में लोग जाति, धर्म, भाषा के आधार पर ही वोट देते हैं कि हमारा भाषा बोलने वाला कौन है, हमारा जाति के लोग कौन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो अच्छा काम करता है उनको हमेशा क्या करना चाहिए, चुनना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा संबंधित विवाद ने भारत की राष्ट्रीय एकता को दुष्प्रभावित किया है, ठीक है। जो भाषा संबंधित विवाद हो हमारे भारत को क्या किया, तोड़ा है, और इसने देश के समक्ष प्रशासनिक समस्या भी उत्पन्न किया है। और इससे हमारे देश में प्रशासनिक समस्या मतलब क्या, जब विद्रोह कर देता है तो उसको संभालने के लिए प्रशासन जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक समस्या भी क्या कर देती है, उत्पन्न कर देती है। ऐसे अनेक अवसर पर राजनीतिक दलों ने भाषा की समस्या से राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयत्न किए, और वर्तमान में भी ऐसी प्रवृत्ति देखी जा रही है। और इससे क्या हो जाती है, इस विद्रोह से राजनीतिक दल वाले भी फायदा मौका उठाने का प्रयास करती है, और ये बातें आज भी प्रचलित है और ये सिस्टम आज भी चल रही है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने बताने का प्रयास किया। मैंने पहली बार ऐसा डायरेक्टली मैंने फ़ोटो क्लिक करके मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। अपना लैंग्वेज में नहीं लिख पाए हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक परिवर्तन या तो फिर राजनीतिक लोकतंत्र के विकास में बुद्धिजीवियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर मैंने नहीं करवाया, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। इसका भी आंसर नहीं करवाया, नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा, ठीक है।